लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, एक बार बताना। सोशल साइट्स, हाँ जी, हाँ वो करेक्शन करवा देता हूँ, है ना। उसमें करंट में अपने पास 193 है। देखो कल अपन ने लिखा था कि ट्रिप्स में कितने सदस्य, उसमें अपने पास डब्लू डब सॉरी विपो, कौन सा संगठन था, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपन ने कितने सदस्य देश पढ़े थे, तो अभी करंट में कितने हैं 193, करंट में कितने हैं 193। तो वो एक डाटा करेक्ट कर लेना। वर्तमान समय में विपो में टोटल 193 देश है, ठीक है। एक डाटा करेक्ट करना है आपको। विपो में अपने सदस्य देश से वो पढ़े थे 184, अब कितने हैं 100। तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य देश कितने हैं 193। ये आपको एक डाटा करेक्ट करना है विपो में। देखो नेक्स्ट, लिखो मालवेयर। हाँ अभी ये पेज आपको जो मिले हैं, अभी मैं कहूँ तब आप इनको निकालना है ना। पहले जो अपने टॉपिक रहा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करें। हेडिंग लिखो मालवेयर। समझो, देखो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि कंप्यूटर से कोई भी कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को देने होंगे निर्देश। ये निर्देश किस नाम से जाने जाते हैं, कमांड। जब ग्रुप ऑफ कमांड बनता है तब आपके पास क्या बनता है, प्रोग्राम। और जब आपके पास प्रोग्राम का एक सेट हो जिसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाए तब क्या प्राप्त होता है अपने को, सॉफ्टवेयर। लेकिन ध्यान रखना ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए लाभदायक होते हैं, अर्थात कंप्यूटर की दक्षता संवर्धित करते हैं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को और अधिक सरल बनाते हैं। यदि आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम यदि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाए जाएं और एग्जीक्यूशन के बाद में यदि वो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो आपके लिए क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर। और यही आपके पास प्रोग्राम का सेट एग्जीक्यूशन के बाद कंप्यूटर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, अर्थात कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में बाधा पहुंचाए, तब ये कहलाते हैं मालवेयर। क्या कहलाते हैं, मालवेयर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देने वाले प्रोग्राम्स के समूह को किस नाम से जानते हैं, मालवेयर के नाम से। जबकि सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब देखो अपने पास इस शुरुआत में शायद मैंने एक बार बीच में आपको बताया भी होगा, मालवेयर मुख्य रूप से कितने वर्गीकरण किया गया है, 3। एक तो होता है आपका वायरस। कौन सा होता है, वायरस। वायरस की खासियत यह होती है कि वायरस स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है। क्या होता है, खुद की ऑटोमेटिक फोटोकॉपी तैयार कर सकता है। कंप्यूटर को बिना कमांड दिए हुए भी ये प्रोग्राम्स स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं। और कंप्यूटर में अवांछनीय रूप से प्रत्येक फोल्डर में, प्रत्येक फाइल्स में आपको इनकी कॉपी देखने को मिलेगी। अर्थात ये कंप्यूटर के बाकी फाइल सिस्टम को अलग रख देते हैं, जबकि स्वयं की पूर्णतः प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं, जिससे कि अपनी महत्वपूर्ण फाइल्स है वो बीच में खो जाती है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि ये वायरस अपनी महत्वपूर्ण फाइल्स को डिलीट भी कर देते हैं, कई बार परमानेंट डिलीट कर देते हैं, वापस अपने को रिसाइकल में भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कई बार अपने, जब मैंने आपको शुरुआत में हार्ड डिस्क पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क को वर्ताकार किसमें, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करते हैं। इसमें जो हमेशा पहला सेक्टर बनता है, इस पहले सेक्टर को बोला जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। यदि कई आपके पास ऐसे वायरस होंगे जो इस MBR पर अपना अधिकार कर लेते हैं और यहां से जो आपकी बूटिंग फाइल्स है उसको रैम पर लोड नहीं होने देते, अर्थात ऐसे वायरस भी होते हैं जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को भी रोक सकते हैं। और यदि कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को रोक दिया तो उसके बाद में कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास प्रोग्राम के समूह जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं, वायरस। तो ये क्या कर सकते हैं, स्वयं की अनावश्यक प्रतिलिपि तैयार करते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपके पास मालवेयर होंगे
वो आपके पास होते हैं वॉर्म। कौन से हैं? वॉर्म। ये इंटरनेट की स्पीड को कम करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करते हैं, स्पीड को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए शायद मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। कौन सा बताया था? ये तो कम से कम तुमको याद रहना चाहिए था। तीसरे प्रकार के होते हैं ट्रोजन हॉर्स। कौन से होते हैं? ट्रोजन हॉर्स। और ये ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं, ये अपने को इंटरनेट पर जब कोई भी अपन सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस इच्छित परिणाम को प्राप्त नहीं होने देते, जबकि अलग अलग वेब पेज पर अपने को घुमाया जाता है और इस दौरान अपनी जानकारी है उसको चुराया जा सकता है। जैसे कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। कौन सा? सोवा। ये कौन सी प्रकार की वेबसाइट्स को प्रभावित करता है? तो ये सर्वाधिक प्रभावित करता है बैंकिंग वेबसाइट को। किसके लिए प्रभावित करने के लिए है? ये बैंकिंग वेबसाइट को। और आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करके ये कहा है कि यदि आपका कंप्यूटर सोवा नाम के ट्रोजन हॉर्स से इन्फेक्टेड है तो आपके जितने भी अकाउंट डिटेल है वो चोरी हो सकती है, और आपका जितना भी धन है उस धन के साथ में भी फ्रॉडिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, आपका धन चुराया जा सकता है। तो यदि ऐसे प्रोग्राम के समूह जो स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? वायरस। और जो इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करे वो क्या कहलाते हैं? वॉर्म। और जो आपके पास अपने को इंटरनेट पर इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त होने देते वो क्या कहलाते हैं? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। और ये अलग अलग वेब पेज पर अपने को घुमाते रहते। हेडिंग लगाओ मालवेयर। लिखा आपने? इसमें लिखो प्रोग्राम के ऐसे समूह हैं, प्रोग्राम के ऐसे समूह हैं जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लिख दिया? फिर पहला लिखो इसमें वायरस। फर्स्ट लिखो वायरस। वायरस में लिखो ये स्वयं की प्रतिलिपि निर्माण में सक्षम होते हैं। ये स्वयं की प्रतिलिपि निर्माण में सक्षम होते हैं तथा अनावश्यक रूप से स्वयं की कॉपी तैयार करके अनावश्यक रूप से स्वयं की कॉपी तैयार करके फाइल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अनावश्यक रूप से स्वयं की कॉपी तैयार करके फाइल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। फिर लिखो पहला वायरस। फर्स्ट वायरस क्रीपर। पहला वायरस क्रीपर। इसका निर्माण बॉब थॉमस के द्वारा किया गया। पहला वायरस क्रीपर, इसका निर्माण बॉब थॉमस के द्वारा किया गया। इसका निर्माण बॉब थॉमस के द्वारा किया गया। तो स्वयं की अनावश्यक रूप से प्रतिलिपि तैयार करे। और पहला वायरस कौन सा? क्रीपर। और किसके द्वारा तैयार किया गया? बॉब थॉमस।
देखो, इसके लिए पहला एंटीवायरस, इसके लिए पहला एंटीवायरस रिपर, पहला एंटीवायरस रिपर रे टॉमिल्सन द्वारा निर्मित किया गया। इसके लिए पहला एंटीवायरस रिपर, वायरस तो कौन सा है? क्रीपर, और एंटीवायरस कौन सा है? रिपर, रे टॉमिल्सन द्वारा तैयार किया गया। लिख दिया? चलो नेक्स्ट लिखो वर्ब, 2 नंबर लिखो वर्ब। ये इंटरनेट स्पीड को, ये इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करते हैं। ये इंटरनेट की स्पीड को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल लिख दो। तीसरा लिखो ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, इसमें लिखूं यह इंटरनेट पर इच्छित वेब पेज, यह इंटरनेट पर इच्छित वेब पेज तक नहीं पहुंचने देता, इच्छित वेब पेज तक नहीं पहुंचने देता, जबकि अलग अलग वेब पेज ओपन करता है। इच्छित वेब पेज तक नहीं पहुंचने देता, जबकि अलग अलग वेब पेज ओपन करता है। लिख दिया? जैसे लिखो सोवा, यह बैंकिंग से संबंधित वेबसाइट को, यह बैंकिंग से संबंधित वेबसाइट को प्रभावित करता है। यह बैंकिंग से संबंधित वेबसाइट को प्रभावित करता है। यह बैंकिंग से संबंधित वेबसाइट को प्रभावित करता है। यह बैंकिंग से संबंधित वेबसाइट को प्रभावित करता है। लिख दिया? अब मैंने शायद आपको एंटीवायरस के एग्जाम्पल तो लिखा दिए थे उस टाइम, एंटीवायरस लिखवा दिए थे, चेक करो एक बार वापस। हाँ, एंटीवायरस तो लिखवा दिए थे। एंटीवायरस लिखवा दिए, 5 नंबर पे लिखवाए थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। हाँ, लिखवा दिए थे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बोलते हैं। अब थोड़ा सा सुनो इस एक बार, यह अधिनियम क्यों पारित किया गया? तो अभी तक अपन ने जितने भी ये सामाजिक खतरे पड़े, जो कि अपने इन आईटी प्रौद्योगिकी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा समाज पर उत्पन्न होंगे, उन सभी खतरों से उन खतरों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया और इसमें कुछ प्रावधान किए गए। और उन प्रावधानों के तहत ही आपको क्या करना होगा? सूचनाओं का संप्रेषण करना होगा, किसी की सूचनाओं का उपयोग करना होगा। अदरवाइज इनमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि आप सूचनाएं संप्रेषित नहीं करते हो और इनमें दिए गए जितने भी धाराओं के अकॉर्डिंग 94 खंड बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग यदि कोई भी आप अपराध करते हो तो उस अपराध की आपको क्या प्राप्त होगी? सजा प्राप्त होगी। अब इस एक्ट में क्या किया गया है? तो सूचनाओं के संप्रेषण को विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें आपको दो धाराएं इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो धारा याद रखनी है 66। कौन सी याद रखनी है? 66। और इस 66 में भी बाद में अमेंडमेंट करके इसको कर दिया गया 66A। और इस 66A में यह कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में संग्रहित सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा करते हो और अगले को आपत्तिजनक लगता है और उसने यदि आपके खिलाफ कोई भी केस दायर किया तो आपको सजा मिलेगी। क्या प्राप्त होगी? आपको सजा प्राप्त होगी। तो यह 66A है, ये किसको बरकरार रखने का कार्य करता है? गोपनीयता। किसके लिए है ये? गोपनीयता के लिए। एक आपको याद रखना है 67C। कौन सा है? 67C। 67C में अपन ने कहा था कि नेटवर्क की सत्यनिष्ठा किस पर निर्भर करती है? यदि भेजी जाने वाली सूचना है वो जिस रूप में भेजी गई है उसी रूप में यदि वापस अगले को प्राप्त होती है, बीच में किसी प्रकार का उनमें वांछनीय या अवांछनीय रूप से परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? सत्यनिष्ठा। क्या बोलते हैं उसको? सत्यनिष्ठा। उस सत्यनिष्ठा को बरकरार रखने के लिए धारा कौन सी आपकी? 67C। अर्थात आप यदि किसी भी प्रकार से भेजी जाने वाली सूचना को बीच में अगर आप प्रभावित करते हो तो आपको सजा प्राप्त होगी। ठीक है। तो यह आईटी एक्ट 2000 है, वो भारत में लागू हुआ है, वो है 17 अक्टूबर 2000 को। कब को लागू है? 17 अक्टूबर 2000 को संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके इसको भारत में लागू किया गया। और किसके लिए है ये? यह सूचनाओं के संप्रेषण को एक निर्धारित व नियमित स्वरूप में ही आपको संचार करने के लिए बाध्य करता है। लिखो, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखो, यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू, यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू। यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। फिर लिखो, यह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी से उत्पन्न समाज के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। इस एक्ट में सूचनाओं के संग्रहण व संप्रेषण हेतु प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में या इस एक्ट में सूचनाओं के संग्रहण व
संप्रेषण हेतु प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले इसमें लिखो 66A। 66A इसमें लिखो अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत यानी कि जिसको अधिकार नहीं हो, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचनाओं के एक्सेस करने पर, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचनाओं के एक्सेस करने पर यह कृत्य दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कृत्य दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कृत्य दंडनीय अपराध माना जाएगा। फिर लिखो 67C। 67C इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख लो 66 में, यह है गोपनीयता को संरक्षित रखता है। किसको संरक्षित रखता है? गोपनीयता को, अर्थात अपनी अनुमति के बिना कोई भी सूचनाएं नहीं एक्सेस कर सकता। 66A में लिखना चाहो तो लिख लो, यह गोपनीयता को संरक्षित रखता है। फिर लिखो 67C। संप्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को प्रभावित करना, संप्रेषित की जाने वाली सूचनाओं को प्रभावित करना या बाधित करना दंडनीय अपराध है। प्रभावित करना दंडनीय अपराध है। लिख दिया? एक बार मेरे को रजिस्टर दिखाइए। एक तो वो अपन ने करेक्शन कर लिया, 184 की जगह कितने देश करने हैं अब? 193। मेरे को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी उसके अकॉर्डिंग याद रहा, उसमें 184 थे शायद, और वर्तमान में अब अपडेट होके कितने हो गए? 193। ठीक है। और एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसमें अपन ने 2001 लिखा है, वो 2 करो 2001 की जगह कितना करना है? 2002। बायोडाइवर्सिटी एक्ट अपन ने ये पढ़ा था कि भारत में टोटल 8 अधिनियम बौद्धिक आपके अधिकार है उनका संरक्षण करते हैं। तो भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु 8 अधिनियम पारित किए गए। उसमें जो 8वां अधिनियम है द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, और इसमें 2001 नहीं है, वो त्रुटि से कितना लिखा गया है? 2001, उसकी जगह कितना करना है? 2002। ये 2 करेक्शन कर लेने हैं। पहला तो अपने पास अब वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 193। और द बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब है? 2002। कब का है? 2002 का है। 1 लिखा गया था कल अपने से। ठीक है। तो देखो सबसे पहला कौन सा था? कॉपीराइट एक्ट 1957। 2 नंबर पे कौन सा था? पेटेंट एक्ट 1970। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जीआई टैग एक्ट 1999। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ट्रेडमार्क एक्ट 1999। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डिजाइन एक्ट
2000। उसके बाद में आईसी चिप डिजाइन लेआउट एक्ट, वो भी कब है अपने 2000। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट, वो कब है 2001। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब है 2000। ठीक है, तो ये दो मानवीय भूल थी, उनमें थोड़ा आप सुधार करना। ठीक है, एक तो वर्तमान सदस्य देश कितने 193, और द बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो आपका 2001 की जगह कितना रखना है 2002। ये आपकी यूनिट 4th कंप्लीट हुई। कौन सी यूनिट है 4th। ध्यान रखना सिर्फ छोटी सी यूनिट है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन 100% देके जाएगी। ठीक है, अब अपने पास है यूनिट 3rd आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। चलो इसके पहले कुछ फैक्चुअल जानकारी और है वो मैं आपको दे देता हूं, विशेष नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको। अगर देखो यह पूछा जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तब आपको कौन सा बताना है एनियाक। कौन सा बताना है एनियाक। और मैंने आपको ये लिखाया भी था जेपी एकर्ट और जॉन मोचेली के द्वारा अमेरिका में इसको निर्मित किया गया था, फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत में प्रथम कंप्यूटर, भारत में प्रथम कंप्यूटर, तो ध्यान रखना भारत में प्रथम कंप्यूटर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। कहां से मंगवाया गया इंग्लैंड से, 1955 में मंगवाया था, और उसका नाम रखा गया था HEC2M। क्या नाम रखा गया HEC2M नाम का कंप्यूटर था। होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के द्वारा यह निर्मित था, इसलिए इसका नाम था HEC, और मॉडल कौन सा था 2M। इसको भारतीय सांख्यिकी विभाग, भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता। वहां पे कोई स्टैटिकल डिपार्टमेंट की कोई ब्रांच है, और वहां पे इसको क्या किया गया था स्थापित किया गया था। तो पूछा जाए कि प्रथम कंप्यूटर कहां पे स्थापित हुआ, तो भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, और कौन सा था HEC2M, इंग्लैंड से अपन ने इंपोर्ट किया था। उसके बाद में पूछा जाए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर वो था आपका सिद्धार्थ। कौन सा है सिद्धार्थ। और इसको स्थापित किया गया था मुख्य डाकघर बेंगलोर, मुख्य डाकघर बेंगलोर, यानी कि यह प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर था। और प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर को कहां पर स्थापित किया गया है मुख्य डाकघर बेंगलोर में। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दुनिया का पहला, यानी कि विश्व का दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे 1। कौन सा है सिमूर क्रे के द्वारा निर्मित किया गया था। कौन सा है क्रे 1। और किसके द्वारा निर्मित किया गया है सिमूर क्रे के द्वारा 1975 में अमेरिका में निर्मित किया गया था। कहां पे निर्मित किया गया था अमेरिका में निर्मित किया गया था। व्यक्ति का नाम था सिमूर क्रे, और उसी के नाम पर क्या नाम रख दिया गया इसका क्रे 1। अगर पूछ लिया जाए कि अब वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो ध्यान रखना तेज सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फुगुकू। फुगाकू है शायद GA फुगाकू, और ये कहां का है जापान। तो दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट, इससे पहले अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन अब किसका है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसका, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा था परम 8000। कौन सा था परम 8000।
और ये निर्मित किया गया था सीडेक कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? सीडेक। सीडेक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका हेडक्वार्टर है वो है पुणे। कहाँ पे है? पुणे। और इसके निर्माण में सर्वाधिक योगदान था वो था विजय भाटकर का। किसका? विजय भाटकर। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भाटकर को। किसको कहा जाता है? विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। अगर अब वर्तमान में पूछा जाए कि भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है परम अनंता। कौन सा है? परम अनंता। ठीक है, तो देखो अपने जो फैक्चुअल जानकारी ली है उसमें अगर कहा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक। कई जगह आपको एबीसी लिखा हुआ मिलेगा, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, अपने को कौन सा याद रखना है? एनियाक। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा लाया गया? पहला कंप्यूटर कौन सा स्थापित किया गया? HEC2M। और भारतीय सांख्यिकी विभाग। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर खुद का भारत का स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। और यह मुख्य डाकघर कहां पे स्थापित किया गया? बेंगलोर में। उसके बाद में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1। और वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू। कौन से देश का है? जापान का। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। किसने बनाया? सीडेक पुणे ने। और इसके मुख्य इसमें योगदानकर्ता कौन थे? विजय भाटकर। इसलिए इनको कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। उसके बाद में वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम अनंत। ठीक है, ये भी सीडेक और IIT गांधीनगर के द्वारा दोनों ने सम्मिलित रूप से मिलकर इसका निर्माण किया है। लिखो। लिख दो, सीधा लिखा हुआ है, ये तो फैक्ट है। क्या हुआ? बड़े क्यों होते हैं? तो इनमें जो ये एक तो ध्यान रखना, सामान्य उद्देश्य नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और नहीं, इसमें जितने भी सिस्टम प्रयोग में लिए जाते हैं तो इनकी गति सामान्य कंप्यूटर से कई गुना तेज होती है। और इनकी स्पीड भी अपने फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सर हिंदी में लिखा करो, जैसे वार्म। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं, ENIAC। ये लिखूं मैं HEC2M। तुम अगर इसके बाद में भी 50 बार गंगा नदी में डूब के लगा लोगे, तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे अगर ऐसे लिखवा लिया तो। सबमिट नहीं है, सबमिट 2 नंबर पे चला गया। पहले 1 नंबर पे फुगाकू ही है। सबमिट अमेरिका का है, लेकिन वो अभी वर्तमान में 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे नहीं है।
चले आगे। सबसे लोकप्रिय सोशल साइट कौन सी है? और ये तीसरी बार कमेंट आया है ये। सबसे लोकप्रिय फेसबुक है भाई। लिखने की गति कम रखा करे, आज होगी नहीं गति लिखने की। सोशल टॉप साइट्स वाला टॉपिक वापस नहीं करवाओगे क्या? क्या पढ़ाऊं उसमें मैं आपको? उसमें आप मेरे से बहुत अधिक परम ज्ञानी हो। चले आगे। बांटकर, बांटकर पास करनी है, बांटकर। विजय बांटकर लिख दिया। चले आगे। फिर लिखो। लिख दिया आप तो। चले आगे। अब आपकी तीसरी यूनिट है आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। यूनिट है, सॉरी, सामाजिक प्रभाव बोलिए, आईसीटी के अनुप्रयोग। यूनिट है थर्ड। कौन सी यूनिट है? ये आपकी यूनिट थर्ड है। और जो अपन ने कल पढ़ी थी आईसीटी के सामाजिक प्रभाव, वो कौन सी है? यूनिट है फोर्थ। अब देखो सर, एग्जाम कब तक हो सकता है? अगर ये मेरे को जानकारी होती तो मैं बोर्ड चेयरमैन होता। ठीक है, मैं बोर्ड चेयरमैन नहीं हूं। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी गोपनीय सूचना नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे पास कोई अंदरूनी विभागीय जानकारी है तो ये आपकी पूर्णतः गलतफहमी है ना। जितनी जानकारी आपको रहती है कॉन्फिडेंटल, ये जितने भी बातें होती है उसमें उतनी ही जानकारी मेरे को रहती है। ठीक है, देखो, जब भी होगी और अपना सिलेक्शन होगा, ये याद रखो बस। इसके अलावा कोई दूसरी बात याद है? कल भी मैंने आपको समझाया था कि दूसरा विकल्प, दूसरी बातें, अन्यथा कहीं पे भी आपको ध्यान नहीं देना। देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में ज्यादा है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको मार्किंग करवाता रहूं, उन पर थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान
देना है, बाकी इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में मानवीय क्रियाकलापों में आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के युग में लगभग सभी कार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित हो गए। इसमें देखो आईसीटी के अनुप्रयोग, और पहला अनुप्रयोग क्या है इसमें, ई शासन। ई शासन यानी ई गवर्नेंस, सरकारी सूचनाओं व सेवाओं को आईसीटी का समन्वित उपयोग करते हुए नागरिकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ई शासन कहलाता है। अर्थात किसका प्रयोग करना है, आईसीटी उपकरणों का, और आईसीटी उपकरणों का उपयोग करते हुए क्या करना है, सरकारी सूचनाएं और सरकार के द्वारा उपलब्ध सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना है। और इसी के लिए आपका ये अनुप्रयोग है कौन सा, ई शासन, ई गवर्नेंस। इसके 3 उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं, 3 मुख्य उद्देश्य। कितने, 3। सार्वजनिक अधिकारियों तथा नागरिक समाज के मध्य संबंध स्थापित करना। सार्वजनिक अधिकारी का मतलब होते हैं पब्लिक ऑफिसर, जितने भी जनता के कार्य करने के लिए जवाबदेही अधिकारी होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, सार्वजनिक अधिकारी। जैसे आपका एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, ये सारे क्या है, सार्वजनिक अधिकारी। तथा नागरिक समाज कौन है, हम है, और इनके बीच में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, अर्थात दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, जुड़ाव होना चाहिए। लोकतंत्र के प्रत्येक चरण, लोकतंत्र के प्रत्येक चरण में, ये सर्वाधिक नहीं है भाई, यहां पे है सार्वजनिक, टाइपिंग मिस्टेक है, सार्वजनिक उपक्रमों का ऑनलाइन कामकाज, इसमें करेक्शन कर लेना कि लोकतंत्र के, एक तो के शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र के प्रत्येक चरण में सार्वजनिक उपक्रमों का ऑनलाइन कामकाज। इसका मतलब यह है कि जितने भी सरकारी कार्य है, ऑफिशियल वर्क है, वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, वो सभी के सभी किस रूप में होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना, यानी नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो 3 मुख्य उद्देश्य, एक तो आपके पास नागरिकों तथा अधिकारियों के बीच में संबंध स्थापित होना, अर्थात उनके बीच में जुड़ाव होना। दूसरा, जितने भी प्रकार के सरकारी उपक्रम है सबका कामकाज ऑनलाइन माध्यमों से संपादित होना। और तीसरा है सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें, तो इसके उदय के कारण कि ई गवर्नेंस अपने को उपयोग में क्यों लेना पड़ा, ई प्रशासन की आवश्यकता ही क्यों हुई अपने को, तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो है प्रशासन की जटिल संरचना। अपन अगर आपको पता हो कि ऑनलाइन से पहले यदि अपने को कोई छोटा सा प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता तो अपने को पता नहीं कितने ऑफिस में कौन कौन से अधिकारियों तक, कौन कौन से क्लर्क तक अपने को घुमाया जाता, और फिर वो कंडीशन और अंदर जाके पूछे कि राम प्रसाद जी आए हैं, खुद राम प्रसाद जी बोल देते आज नहीं है, 3 दिन की छुट्टी पर है ना। तो ये इतना भयंकर जटिल संरचना होती है प्रशासनिक की, अपन इनके कार्यों को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं जटिल संरचनाओं में उलझ कर रह जाते हैं, अपना कोई काम नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से इन सभी कार्यों को क्या कर दिया गया, ऑनलाइन माध्यमों द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया, ताकि इस जटिल संरचना के और इन जटिल कार्य विधि के बीच में किसी भी आम नागरिक को उलझना नहीं पड़े। दूसरी दिक्कत है कि नागरिकों की सरकार से अपेक्षाओं में वृद्धि। अब देखो वास्तव में होता क्या है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट चुनाव आते हैं तो प्रत्येक पार्टी आती है जनता के बीच में और आके खूब सारे चुनावी वादे कर जाती है कि मैं आपके ये सेवाएं दे दूंगा, ये योजनाएं उपलब्ध करवा दूंगा। सब का सब क्या कर दिया जाता है, जनता के बीच में अपनी योजनाएं प्रस्तुत करके चले जाते हैं। वापस मान लो कि उन्होंने योजनाएं लागू भी की, लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पाती है, जनता को पता ही नहीं चल पाता है कि कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई और कौन सी नहीं हुई। वापस दोबारा चुनाव होते हैं, तब पार्टियां वापस आती है, तब पकड़ लेती है जनता उनको कि इधर आओ, पिछली बार तुम जो घोषणाएं करके गए थे उनमें से क्या क्या पूरा किया, बोले हमने ये योजनाएं लागू की, बोले हमको मिली क्यों नहीं। तब सरकार सोचती है हम योजनाएं स्टार्ट भी कर रहे हैं, चालू भी कर रहे हैं, लेकिन जनता को फायदा नहीं हो रहा है और जनता की अपेक्षाएं हर बार सरकार से बढ़ती जाती है, लेकिन अपन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अब देखो, पहले मान लो ऑफलाइन माध्यम से 100 योजनाएं चलती थी तो जनता तक लास्ट 10 ही पहुंचती थी। अब 100 में से हो सकता है कि कितनी योजनाएं जनता तक पहुंचे, 90 ऑनलाइन माध्यमों से। तो उसकी वजह से अब नागरिकों की सरकार से अपेक्षाओं में वृद्धि हुई और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने को ई प्रशासन को अपनाना पड़ा। अब देखो प्रारंभ कहां से है, तो 1970 भारत में कौन से विभाग की स्थापना की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की। आधारभूत ढांचा कैसे तैयार हुआ उसकी बात है। तो सर्वप्रथम भारत में 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग ने जो मुख्य काम किया वो ये किया कि जितनी भी सूचनाएं हैं
उन सूचनाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाए, यानी कि सूचनाओं व संचार को डिजिटल रूप में विकसित करने का कार्य कौन से विभाग के द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा किया गया। फिर बात आती है 1977 की। भारत में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई और इसने क्या किया? इसने प्रत्येक जिला कार्यालयों को ICT से जोड़ने हेतु जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम चलाया, यानी कि एक चलाया गया कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है? जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम। कब चलाया गया है ये? 1977 में। कौन से विभाग के द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जिला कार्यालयों को किससे जोड़ना? ICT से जोड़ना। उसके बाद की बात आती है तो 1987। कब की बात है? 87। राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना हुई। किसकी? राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की। अब देखो, अगर उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क है तो सूचनाएं और तेज गति के साथ संप्रेषित की जाएगी, और जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया? उपग्रह के द्वारा सूचनाएं संप्रेषित करने के लिए किया गया। ये कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप टिक मार्क करो। ई गवर्नेंस के स्तंभ, पिलर, यानी कि इसमें मुख्य स्तंभ कौन कौन से होंगे? तो देखो, ई प्रशासन, प्रशासन का मतलब होता है कि आपके जनता है उस जनता पर शासन करना। अब जब तक लोग ही नहीं होंगे तो आप किसके ऊपर गवर्नेंस से संबंधित योजनाएं अप्लाई करोगे? इसका मतलब पहली बात क्या है? पीपल, जनता होना आवश्यक है। लोग होंगे और आप शासन किस रूप में करोगे उसके लिए आपके पास प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रक्रिया। अब प्रक्रिया भी है, लोग भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी हो। क्या हो? टेक्नोलॉजी। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक अपन ये कार्य नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी है साथ में क्या होना चाहिए? संसाधन। क्या होना चाहिए? संसाधन। संसाधन में और टेक्नोलॉजी में फर्क यह है कि रिसोर्सेज, धन होना चाहिए, और उसको खर्च कैसे करना है उसकी तकनीक होनी चाहिए। मान लो कि जैसे साधारण भाषा में मैं आपसे बात करूं तो कहूं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, कहते हैं। अब मान लो कि अपने पास खनिज खूब सारे, लेकिन खनन नहीं करना आता। संसाधन है लेकिन टेक्नोलॉजी तो क्या कोई काम के हैं? नहीं। और मान लो कि अपने पास अपने को सारे प्रकार के खनिज खनन करने आते हैं, लेकिन अपने पास खनिज है ही नहीं। खनन करना पूरा आता है लेकिन खनिज है ही नहीं, तो वो किस काम की टेक्नोलॉजी? तो संसाधन और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि ये दोनों में से कोई एक नहीं है तो आपका कार्य संभव नहीं है। तो लोग होने चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए और संसाधन होना चाहिए। इसके बाद में ई गवर्नेंस में सहभागिता, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो दोनों पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहला है G2G। यदि दो सरकार, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो सरकार यदि आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करे तो ये किस प्रकार का ई गवर्नेंस मॉडल होगा? G2G। G2E, यदि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ ई प्रशासन के तहत सूचनाएं आदान प्रदान करे तो ये कौन सा मॉडल है? G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से कर्मचारी। एक होता है G2C, गवर्नमेंट टू सिविलियन, यानी कि सरकार से नागरिक। सरकार से नागरिक, सरकार व नागरिकों के मध्य जब सूचनाएं आदान प्रदान हो और नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए तो कौन से मॉडल के तहत होगी? G2C। ये आपके पास G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। आप करंट जीके में ये खूब सारे क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि राज्य सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये ऑनलाइन योजनाएं लागू की है। एकल खिड़की कार्यक्रम चलाया गया है, वन स्टॉप शॉप कार्यक्रम चलाया गया है। वो सारे के सारे हैं, वो किस प्रकार के ई प्रशासन के तहत कौन सा मॉडल होगा? वो G2B। आजकल पता है आपको, कोई नया बिजनेस आपको चालू करना है तो उसका सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो किस माध्यम से होता है? ऑनलाइन माध्यम से होता है। यदि आपको टैक्स भी भरना है तो किस माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से। यानी कि सरकार अब बिजनेसमैन से भी किस रूप में जुड़ गई है? ई प्रशासन के द्वारा ही। तो G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, यानी कि सरकार से व्यापारी। नेक्स्ट आपका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय, इसका मतलब है सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम। एक ही जगह आपको सारी योजनाएं मिलेगी, एक ही जगह, एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय, एक ही जगह पर आपके सारे कार्य क्या कर दिए जाएंगे? पूर्ण कर दिए जाएंगे। आपको अलग अलग जगह घूमने और भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखो
उपलब्ध प्रमुख सेवाएं, तो प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है? ई नागरिक, नागरिकों के क्या क्या काम होते हैं वो सभी ऑनलाइन माध्यमों द्वारा संपादित किए जाएं, तो कौन से प्रकार की सेवा होगी? ई नागरिक या ई सिटीजन। कौन कौन सी सेवाएं होती है? राशन कार्ड बनवाना, पानी, बिजली आदि के बिल, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अविवाह प्रमाण पत्र, विवाह हो तो भी प्रमाण पत्र होता है और नहीं हो तो भी शपथ पत्र लगाना पड़ता है। हाँ, शपथ पत्र आपको उसमें लिखवाया जाएगा कि मैं अविवाहित हूं और मैं ये घोषणा, हाँ, और उसके बाद में भी यदि आपका विवाह हुआ पाया गया तब आपके खिलाफ सेवा शर्तों के अनुसार कार्रवाई, है ना। तो हुआ है तो बता देना, नहीं हुआ है तो बता देना, ठीक है। क्या हुआ? ना बताओगे तो फिर आपका बाद में पता चलेगा तब दिक्कत होगी। हाँ, तो तब तो सही बात है। तो और मैं क्या कह रहा हूं भाई, शादी नहीं हुई है और आप कह रहे हो मैं अविवाहित हूं, तो आप गलत कहूं। आगे देखो, ई परिवहन। ई परिवहन का मतलब है सरकार द्वारा वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सेवाएं उपलब्ध करवाना। ई शिक्षा, सरकार द्वारा दूरस्थ स्थानों पर डिजिटल माध्यम द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करना। याद है? स्कूल मैनेजमेंट हो गई आपके? इस्माइल हो गया? ठीक है। तब तो इस्माइल के कितने फेज हो गए? टोटल 3, है ना। तो वो सारे के सारे कौन से हैं? ई शिक्षा है। कौन सी है वो? ई शिक्षा। फिर ई औषधि, देश के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों के नेटवर्क द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। फिर ई सचिवालय, देखो सबसे बड़ा विभाग जो सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? अपना सचिवालय। और ये सभी जितने भी अधीनस्थ विभाग है सब पर नियंत्रण स्थापित रखता है। तो शासन सचिवालय व विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र की स्थापना कर शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? ई सेक्रेटरीट या ई सचिवालय। ई पुलिस, तो ई पुलिस में 2 तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एक तो रखा जाता है पुलिस अधिकारियों का और दूसरा रिकॉर्ड रखा जाता है अधिकारियों का। तो इसलिए रखा जाता है कि जो ऊपरी सबसे ऊपरी अधिकारी है उनको यह पता रहे कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया और कौन सा इस योग्यता के अकॉर्डिंग अपना इन कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, अपराधियों के लिए सारे रिकॉर्ड एक साथ क्या हो जाते हैं? सब पता चल जाते हैं कि कौन से थाने में कितने उसके रिकॉर्ड दर्ज है और कितने आपराधिक रिकॉर्ड है और किस कैटेगरी का ये अपराध है, ठीक है। और ऑनलाइन माध्यम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना व उसकी स्थिति के बारे में जानने की सुविधा प्रदान करना। फिर ई कोर्ट, ई न्यायालय, विभिन्न न्यायिक प्रकरणों व अपीलों का क्या करना? ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रदर्शित करना। देखो ये जितनी भी मैंने सेवाएं आपको बताई है ये एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाएगा? सबके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन सा क्या काम है। तो इसमें हालांकि ये बुक में दे रखी होती है तो अपने को भी एज है कि हाँ दिया है तो अपने को क्या करना है? इनमें पढ़ना होगा। तो क्या आपको ऐसे पूछेंगे कि वाहनों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सेवाएं ऑनलाइन माध्यमों द्वारा उपलब्ध करवाना कौन सी सेवा कहलाती है? ई परिवहन कहलाती है ना, अपने को सबको पता है। और अगर ये ऐसा दिया जाएगा तो फिर वो पिछली बार जैसे एक फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन दे रखा था कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और ऑप्शन दे रखा था व्हेल, गंगा डॉल्फिन, शेर, चीता। तो 2 ऑप्शन कौन कौन से थे? शेर और चीता। और बात किसकी हो रही है? जलीय जीवों में। तो फिर वो उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें आप देखते ही फिर उसको कर दोगे। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इनमें से प्रश्न बनने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। पूछने के लिए और भी चीजें इसमें है। फिर देखो ई शासन के लाभ। तो देखो लाभ क्या क्या हुए। पहला लाभ है कि सरकार व नागरिकों के बीच की दूरियों को कम कर नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाता है। क्या करता है? सरकार व नागरिकों के बीच की दूरी क्या कर दी गई है? कम, और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो रही है। ई शासन के द्वारा प्रशासनिक जटिलताओं में कमी। अब अपने को वो ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ता, नहीं अपने को उनकी व्यवस्थाओं को समझना पड़ता है। ई शासन के द्वारा नागरिक अविलंब रूप से सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। पहले अपन कोई भी कार्य करवाने जाते थे तो अपने 15 से 20 दिन का अपना समय खराब होता था। अब आजकल अपना तुरंत अपने को सेवा प्राप्त होती है।
अलग अलग विभागों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित हुआ है। आजकल किसी भी कोई भी एक विभाग दूसरे विभाग से सूचना मांगता है तो ऑनलाइन माध्यम से ही मांगी जाती है। पहले तो वो लेटर पैड पे लिख के आपको लिखित रूप में भेजनी होती थी ऑफलाइन माध्यमों द्वारा। अब वो कब लेटर पहुंचे, कब उस पर संज्ञान लिया जाए, वापस कब सूचनाएं भेजी जाए, एक लंबा प्रोसेस था। अब आजकल सूचनाएं सारी किस माध्यम में है? ऑनलाइन माध्यम में। तो तुरंत एक विभाग दूसरे विभाग को सूचना भेजने में सक्षम है। उच्च अधिकारी वर्ग अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सरलता से जुड़ गए। उच्च अधिकारी वर्ग अपने नीचे वाले कर्मचारियों के साथ सरलता से जुड़ गए। आजकल स्कूलों में सब डाटा है वो तुरंत ऑनलाइन मंगा लिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, मैसेज भेज दिया जाता है कि ये डाटा तुरंत अपलोड किया जाए। आपको उसी समय राइट टाइम पर आपको वो डाटा उपलब्ध करवाने। पहले तो लेटर आता था ऊपर, आपके जिला शिक्षा अधिकारी लेटर लिख के कोई सूचना मांगनी होती तो वो लेटर पहुंचता, धीरे धीरे पहुंचता, वापस उसमें धीरे धीरे सूचनाएं अंकित की जाती, फिर वापस धीरे धीरे वापस कहां तक पहुंचता? जिला शिक्षा अधिकारी के पास। हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि भारत में विकास के लिए इतने ठोस कदम उठाए जाते हैं, इतने ठोस कदम उठाए जाते हैं कि वो कदम कभी उठ ही नहीं पाते, है ना। तो वो ऑफलाइन माध्यम में वो सेम कंडीशन हुआ करती थी। भ्रष्टाचार व बिचौलियों का अंत हुआ है। ई शासन द्वारा कर्मचारियों की दक्षता में क्या हुई है? वृद्धि। पहले 10 फाइल निपटान करते थे, अब मान लो कि सारा काम ऑनलाइन होने की वजह से कंप्यूटर ने मानवीय कार्यों को और अधिक सरल कर दिया। उसकी वजह से ये 10 की जगह हो सकता है 30 से 40 फाइल है वो रोज की निपटान कर दे। ई शासन द्वारा उद्यमिता के नए द्वार खुले हैं, कुछ नए रोजगार भी सृजन हुए हैं। किसके द्वारा? ई शासन के द्वारा। भाई अपने ई मित्र केंद्र वगैरह गांव में खुलते हैं तो कम से कम 2 व्यक्तियों को तो रोजगार उसमें प्राप्त होता ही है। फिर देखो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसको बोला जाता है डीआईपी। क्या बोलते हैं? डीआईपी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और ये द मोस्ट है ना, 2-3 स्टार बना लो इस पे। हाँ जो भी है, तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। प्रारंभ कब है? 1 जुलाई 2015। कब है? 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या है? तो डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से क्या करना चाहता है? सक्षम करना चाहता है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि डिजिटल इंडिया का लक्ष्य क्या है। तो देखो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है भारतीय प्रतिभा, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी बराबर कल का भारत है आईटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आईटी प्लस आईटी बराबर क्या है? आईटी। इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया ऑफ टुमारो। यानी कि भारतीय प्रतिभा, इंडियन टैलेंट प्लस सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बराबर कल का भारत इंडिया ऑफ टुमारो। यानी कि भारतीय प्रतिभा के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कल का भारत का निर्माण करना किसका लक्ष्य है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। ठीक है, ये ध्यान रखना। विभाग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जाता है? डाईटी। डाईटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके बाद की बात करें तो डिजिटल इंडिया के विजन क्षेत्र, तो देखो हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा तैयार करना, यानी कि ये सुविधाएं ऑनलाइन माध्यमों द्वारा प्राप्त हो, इसके लिए डिजिटल ढांचा तैयार करना। नागरिकों के मांग पर संचालन व सेवाएं, यानी कि उनकी मांग के अकॉर्डिंग क्या करना? उनको सेवाएं उपलब्ध करवाना। और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, देखो डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए अपन आगे चल के पढ़ेंगे। नागरिकों को डिजिटल जो सेवाएं हैं वो प्राप्त करने में आसानी रहे, उनको ये जितने भी अपने पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आईसीटी के जितने भी उपकरण हैं उन उपकरणों का उनको उपयोग करना आना चाहिए तथा उन आईसीटी उपकरणों के कार्य कर सके, इसके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाए। अब इसकी योजनाएं देखो, इसमें टोटल कितने स्तंभ शामिल है? 9। ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, सूचना का अधिकार है तो सभी व्यक्तियों को क्या हो? सूचना प्राप्त हो। और आजकल किस रूप में दिया जाए?
ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए आईटी, जल्दी पैदावार कार्यक्रम। इसमें थोड़ा सा अपने को कुछ एक लिखना है, एक योजना लिखो, पीएम वाणी। कौन सी योजना है? पीएम वाणी। नाम सुना है? क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लिखो एक बार फुल फॉर्म। लिखा ये। अब ये क्या है? पहले अपन देखते थे बाहर की तरफ पीले बॉक्स लगे हुए रहते थे और उन पे लिखा हुआ रहता था STDPCO, यानी कि वो एक ऐसे बूथ होते थे जहां पे अपन जाके टेलीफोन कर सकते थे, किसी को भी टेलीफोन कर सकते थे, उसके लिए बूथ स्थापित किए गए। उसी प्रकार से अब वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे ही बूथ स्थापित किए जाएंगे। अब देखो वो STD है, वो आपके बूथ वो कौन ओपन करते थे? जो गली में मोहल्ले में जो छोटे दुकानदार होते थे वो क्या कर लेते थे, अपने साथ में STD या PCO ओपन कर लेते। वो STD उसी प्रकार से वाईफाई के लिए भी बूथ स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक गली और मोहल्ले के उन छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप वो वाईफाई बूथ अपने यहाँ पे लगवा लो। उससे क्या होगा कि प्रति घंटे, अपन चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को तो 1 घंटा इंटरनेट चाहिए, तो अपन 1 घंटे इंटरनेट वाईफाई एक्सेस करने के लिए उससे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने, जितना अपने को इंटरनेट की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, उससे टोकन खरीदो और वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद में वाईफाई की सेवाएं प्राप्त करो। वहां पे अपन पैसे देके क्या करते थे, 1 मिनट के अकॉर्डिंग पैसे देके उसे अपन बात करते थे। उसी प्रकार अब यहाँ पे भी वाईफाई उपलब्ध करवाने के लिए उसी प्रकार के बूथ खोले जाएंगे और उन छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप क्या कर लो, अपने यहाँ पे वाईफाई बूथ लगवा लो और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाओ। और उसमें शायद प्रति घंटे के हिसाब से या प्रतिदिन के हिसाब से कुछ मिनिमम चार्ज रखा जाएगा और उसके आधार पर अपने को वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत, इसका जो घोषणा है वो घोषणा की गई थी 9 दिसंबर 2020। घोषणा कब है? 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 9 दिसंबर 2020 को। किसके लिए है? तो पब्लिक को वाईफाई उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे बूथ लगाए जाएंगे और वो बूथ अपने को वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। चले आगे देखो, जितने भी अभी ये पहले अपन ने 9 प्रकार के स्तंभ पढ़े, ये सारे के सारे क्या हैं? एक विभाग के नहीं है, ये अलग अलग विभागों के मिश्रित कार्यक्रम है तथा सभी मंत्रालयों व सभी सरकारी विभागों से ये जुड़े हुए हैं। एक है ई मित्र। ई मित्र में आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कितनी चीजें? 3। एक तो इसमें ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपभोग हेतु चलाई गई ई गवर्नेंस योजना है। कैसी योजना है? ई गवर्नेंस। किसके लिए है? तो सरकारी सेवाओं के उपभोग करने के लिए। दूसरा, इसमें अब 450 नहीं है, अब ज्यादा हो गई है, लगभग 800 प्लस योजनाएं हैं, लेकिन अपने को संख्या याद नहीं रखनी है। ई मित्र सेवा राजस्थान 2002 से प्रारंभ की गई। देखो 3 डेट याद रखना, एक तो याद रखना 2002, एक याद रखनी है 2004 और एक याद रखनी है आपको 17 जून 2006। कितनी याद रखनी है? 17 जून 2006। 2002 से तो राजस्थान में योजना प्रारंभ की गई। ये ई मित्र है, ये ई मित्र सर्वप्रथम राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? वैसे देखो 1997 में सर्वप्रथम बेंगलोर से ई मित्र प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 1997। और सर्वप्रथम कहां से है? बेंगलोर से। उसके बाद में
राजस्थान में सर्वप्रथम 2002 में प्रारंभ किया गया झालावाड़ से। कौन से जिले से है? झालावाड़ से। फिर ये सोचा कि ये जो योजना है मित्र, इससे तो पूरा राजस्थान लाभान्वित होना चाहिए, ये कुछ ही क्षेत्रों में क्यों है? तो फिर 2004 में एक योजना चलाई गई और वो योजना है ई मित्र परियोजना। और इस ई मित्र परियोजना को चलाने का उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण राजस्थान में क्या हो, ई मित्र सेवाएं प्रारंभ हो। फिर 17 जून 2006 को संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाएं संचालित होने लगी। अर्थात राजस्थान में 17 जून 2006 के बाद में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ कर दिया गया है। तो पूरे राजस्थान में ई मित्र सेवाएं कब से प्रारंभ है? 17 जून 2006 से। प्रारंभ कब है? 2002 से। और ई मित्र योजना परियोजना कब चलाई गई है? 2004 में। फिर देखो एसएसओ, सिंगल साइन ऑन। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की सभी सेवाओं को एक साथ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के लिए एसएसओ का प्रयोग किया जाता है। आपको कोई से भी राजस्थान सरकार की कोई सी भी योजना, चाहे वो कोई सी विभाग की हो, चाहे वो महिला एवं बाल विकास की हो, चाहे वो आपके पास ये कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित हो, चाहे वो नरेगा से संबंधित हो, चाहे वो आपके पास बाल कल्याण से संबंधित हो, छात्रवृत्ति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की कोई सी भी योजना हो, वो सारी की सारी किस पर अपने को मिलेगी? एसएसओ पर। यानी कि एक पोर्टल है, इस पोर्टल पर सभी विभागों की वेबसाइट्स आपको मिलेगी और वहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रत्येक विभाग की सभी योजनाओं को एक साथ एक ही जगह पर किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? एसएसओ के द्वारा, सिंगल साइन ऑन। फुल फॉर्म याद रखना, एसएसओ सिंगल साइन ऑन। फिर देखो ई कॉमर्स, इंटरनेट द्वारा क्या करना? व्यापार करना। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। संगठनों के मध्य तथा व्यापारिक संगठन व व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव एवं संबंधों की पुनर्परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटल सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करते हुए ई वाणिज्य कहलाता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ई कॉमर्स में से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये है मेन पॉइंट, है ना, इसको स्टार लगा लेना। B2B कौन सा है? B2B। ये कुछ मॉडल है कि कौन कौन से मॉडल के तहत अपना ई कॉमर्स है वो संपन्न होता है। तो पहला है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। यदि दो व्यापारी आपस में ऑनलाइन माध्यमों से कोई भी व्यापार करते हैं तो वो आपके पास कौन सा मॉडल होगा? दो व्यापारी होने चाहिए, दोनों साइड ही क्या हो? व्यापारी हो। जैसे कि मान लो अपने अमेजन बिजनेस है, अमेजन बिजनेस, और दूसरा मान लो एक कोई व्यापारी है, दोनों के मध्य कोई ऑनलाइन डील होती है, तो आपके पास कौन सा मॉडल होगा? B2B। दूसरा है बिजनेसमैन टू कस्टमर, यानी कि सामने तो होगा व्यापारी और उससे वस्तुएं खरीदेगा, वो क्या होगा? कस्टमर। तो व्यापारी से ग्राहक के मध्य होने वाली व्यापारिक गतिविधियां कौन सा मॉडल है? B2C। और किस माध्यम में होनी चाहिए? ऑनलाइन में। जैसे आपका अमेजन है, अमेजन से यदि अपन कुछ भी खरीदते हैं तो कौन से मॉडल के तहत अपन व्यापारी गतिविधि कर रहे हैं? B2C। अमेजन है, आपके फ्लिपकार्ट है, मीशो है, आपको खूब सारी ऐसी साइट्स पता होगी, एजियो है। तो ये सारी की सारी आपके जो भी सेवाएं हैं वो कौन से मॉडल पर उपलब्ध है? B2C, बिजनेसमैन टू कस्टमर। फिर तीसरा मॉडल ई कॉमर्स का C2C। कौन सा है? C2C। ये होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि ग्राहक से ग्राहक के मध्य होने वाली व्यापार। यानी कि न तो ये कभी भी व्यापारी रहा है और न ये इधर वाला कभी व्यापारी है, दोनों ही क्या है? ग्राहक। जैसे अपने मान लो कि अपने इच्छा हुई कि अपना मोबाइल पुराना हो गया, अपन बेच देते हैं, मेरे को कृपया करके हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हाँ, तो बता रहा हूं, वही तो। उसमें क्या होता है? दोनों ही साइड के क्या नहीं होते हैं? व्यापारी नहीं होते, दोनों ही क्या है? कस्टमर। मान लो कि अपने को अपना पुराना मोबाइल बेचना है, तो पुराना मोबाइल बेचने के लिए अपन ने क्या किया? उसको ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध करवा दिया कि ये मेरा मोबाइल मेरे को बेचना है। तो सामने खरीदने वाला भी क्या होगा? ग्राहक। तो जैसे कि आपका एक तो OLX होता है, एक आपका फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक पे भी आजकल ये ऑनलाइन बिजनेस होता है, तो फेसबुक ही मार्केट प्लेस। तो जिनमें दोनों तरफ ही क्या हो? ग्राहक हो, वो कौन से प्रकार का मॉडल होता है? C2C। फिर देखो ई वाणिज्य के लाभ। ई वाणिज्य के क्या हुआ? किसमें? हाँ, कार बाजार में जो दोनों ही साइड क्या होते हैं?
आपके ग्राहक होते हैं। उसमें क्या करेगा, कोई भी ग्राहक है वो अपना प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए ऑनलाइन उसको शो कर देगा, जिसको भी खरीदना होगा वो खरीद लेगा। ई वाणिज्य के लाभ, उत्पादक व ग्राहक के मध्य की कड़ियां कम हुई है, जिसके कारण विपणन लागत में कमी हुई, अतः ग्राहक को अपेक्षाकृत कम कीमत में वस्तुएं उपलब्ध हुई। मान लो कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक वस्तु है वो 100 रुपये में उसने उत्पादित की, उत्पादन कितने में हो गया, 100 में। फिर उसने एक व्यापारी को बेचा, बड़े व्यापारी को बेचा और इसको 10% लाभ पर बेचा, तो ये कितने में बिकी, 110 में। फिर इसने क्या किया, उससे छोटे कर्मचारी छोटे व्यापारी को बेचा, फिर इसने भी कितना लाभ कमा लिया, 10%, तो ये कितने में बिकेगी। अब मान लो इसने तीसरे एक कस्टमर को बेचा, क्या किया इसने, अब कस्टमर को, और ये भी इस पे 10% लाभ कमा ले, तो ये वस्तु बिकेगी 133.1 में। 100 रुपए की वस्तु है, उस पर टोटल उसको ग्राहक तक पहुंची तो कितने की होगी वो, 133.1। अब मान लो कि ये कस्टमर है, ये यदि सीधा इससे संपर्क कर ले, बीच की ये दोनों कड़ियां खत्म कर दे और ये कह दे मैं तेरे को 20% लाभ कमा के दे दूंगा, तो वस्तु कितने में आई, तो बीच की जितनी कड़ियां कम होती जाएगी उतना उनका प्रॉफिट परसेंटेज कम होता जाएगा और ग्राहक को वो वस्तु है वो कम कीमत में प्राप्त होगी। तो अब वस्तुओं की वास्तविक विपणन लागत में कमी होने पर ग्राहक को वस्तुएं सस्ती मिलना प्रारंभ हो गई है। ग्राहक को इच्छित वस्तु के अनेक विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो, पहले तो अपन दुकान पे जाते थे, दुकान पे जाके बोले कि भाई साहब शर्ट दिखाओ, तो वो शर्ट अपने को कितने दिखाता, 2, 4, 5, 10, 15, एक लिमिट थी, है ना। मेरे जैसे को तो 2 दिखा के ही निपटा दे, बोले चुप, इतने ही आपकी साइज के, इससे आगे के नहीं है ना। अब मान लो आपके कोई फिट हेल्थी बॉडी है, फिर आपको ज्यादा से अधिक विकल्प प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने, 15 या 20, इससे ऊपर आपको उपलब्धि, और आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भले शाम तक बैठे देखते रहो, आपकी वस्तुएं खत्म नहीं होगी, यानी कि बहुत अधिक विकल्प आपको प्राप्ति हो रहे। व्यापार के लिए आवश्यक संसाधनों यथा शोरूम, सजावट आदि की ज्यादा आवश्यकता। पहले तो मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को दुकान ओपन करनी होती है तो वो पहले तो वो स्थान देखता है जहां सर्वाधिक भीड़ रहती है, जहां सर्वाधिक मार्केट की व्यापारिक गतिविधियां होती है, और वहां पे यदि वो दुकान लेगा तो उसका किराया बहुत अधिक ही लगेगा, फिर उसको उसके कांच के गेट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ग्राहक जाएगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा। उसके बाद में भी अगर वो उसने दुकान ओपन कर ली तो भी अंदर की तरफ उसको बहुत अधिक सजावट दिखानी पड़ेगी, बहुत अधिक सजावटें दिखानी पड़ेगी। आपने साइकोलॉजी में एक शब्द पढ़ा होगा, अवधान, ध्यान आकर्षित करना, क्या बोलते हैं उसको, अवधान। तो अवधान के लिए उसको बहुत अधिक मात्रा में उसको सजावट करनी होगी। वस्तुओं की वास्तविक कीमत है वो 3 गुना हो जाती है, किन की वजह से, इन सजावट है, शोरूम है, इनकी वजह से, और कर्मचारी भी उसको ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब यदि वो मान लो कि यहां से 15 किलोमीटर दुकान, कोई दूर दुकान ले ले मार्केट के बाहर, तो उसका एकदम तो न्यूनतम तो किराया होगा, और वहीं से वो वस्तुओं की ऑनलाइन सप्लाई कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट उसको तो ऑर्डर प्राप्त होंगे और उसके आधार पर सप्लाई दे सकेगा। तो ये चीजें कम हुई, और व्यापारी को वस्तुएं बेचने के लिए अधिक विस्तृत बाजार मिला। पहले जोधपुर का व्यापारी सिर्फ कौन से कस्टमर को वस्तुएं बेचता, जोधपुर वाले को। अब वो पूरे भारत, और अमेजन तो पूरे वर्ल्ड में आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाता है कि आप अपनी वस्तुओं को बेचो, ठीक है। वैश्विक स्तर पर भी अमेजन अपने को बाजार उपलब्ध करवाता है। ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, किसी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं का इंटरनेट द्वारा उपभोग करना क्या कहलाता है। मेरे हिसाब से पिछले आप कई साल में बैंक में ब्रांच में नहीं गए होंगे, है ना, और फिर भी सबका कार्य बैंक से संबंधित चलता है। तो कोई भी बैंक से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन माध्यमों द्वारा संपादित कर लेना क्या कहलाता है, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। अब देखो ओटीपी, इसमें एक शब्द वन टाइम पासवर्ड, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये क्या है, एक तो बैंकिंग लेन देन के समय अधिप्रमाणन हेतु एक समय तक वैध पासवर्ड है। किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, अधिप्रमाणन। सीधे से पूछा जाएगा कि ओटीपी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है, अधिप्रमाणन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। अब दूसरा देखो, इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेडलॉक, है ना। ये पेडलॉक क्या होता है थोड़ा समझना। मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए थे HTTPS, ये एस का मतलब होता है सिक्योर, क्या मतलब होता है इसका, सिक्योर। अब इसके साथ में एक छोटा सा ताले का सिंबल बनेगा, लॉक का। इस प्रोटोकॉल के साथ में किसका सिंबल बनेगा, ये क्यों बनता है, तो ध्यान रखना, ये आपका वेब ब्राउजर है, क्या है,
वेब ब्राउजर, जिसमें आपने जो भी आपकी बैंक है उस बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपने किस में ओपन की, वेब ब्राउजर में। माना कि जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन किया तो आपका गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर, और उसमें आप एसबीआई बैंक से मान लो कि ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो तो एसबीआई की आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो वेबसाइट है वो ओपन कर ली। अब आपका ये वेब ब्राउजर है वो आपके इंटरनेट के जो बैंक है उस बैंक के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। यदि आपके वेब ब्राउजर और सर्वर के मध्य जितनी भी सूचनाएं संप्रेषित हो रही है वो यदि बीच में इनक्रिप्टेड रूप में है, किस रूप में है, इनक्रिप्टेड, यदि इनक्रिप्टेड है तो ये लॉक का सिंबल आता है, और यदि इनक्रिप्टेड नहीं है तो ये लॉक का सिंबल है। उस कंडीशन में ध्यान रखना है कभी भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, कब, जब ये लॉक का सिंबल नहीं है। इस लॉक को बोला जाता है पैडलॉक। क्या बोलते हैं इसको, पैडलॉक। और ये पैडलॉक कब आता है, पैडलॉक आता है जब आपके वेब ब्राउजर और सर्वर के मध्य जितनी भी जानकारियां हैं वो संप्रेषित की जा रही है और वो इनक्रिप्टेड रूप में है, यानी कि गुप्त कोड में बदलकर ही ट्रांसफर की जा रही है, तो आपका कौन सा सिंबल आता है, पैडलॉक। देखो एड्रेस बार में HTTPS पर लॉक सिंबल होता है जिसका अर्थ होता है कि आपके वेब ब्राउजर व वेबसाइट सर्वर के बीच कनेक्शन एनक्रिप्ट है। कनेक्शन क्या है, एनक्रिप्ट है। यह दूसरों को आपके ब्राउजर और वेबसाइट के सर्वर के बीच आपके संचार को बाधित करने से रोकता है, यानी कि कोई भी अगर बीच में सूचनाओं को चुरा भी लेगा तो उसके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा कि वो उन सूचनाओं को पढ़ सके, समझ सके। तो यदि बीच में चोरी भी हो गई तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में यदि जो भी सूचनाएं इनक्रिप्टेड रूप में है तो कौन सा सिंबल आएगा। कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो और उस पर देखते हो कि आपके पास लिखा हुआ आता है HTTP, ऐसे लिखा हुआ आता है HTTP, और उसके बाद में इसको रेड लाइन से क्रॉस किया हुआ रहता है ऐसे। इसका मतलब यह होता है कि आपका प्रोटोकॉल तो है लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। आप कोई भी अपनी गुप्त जानकारी इस पर शेयर नहीं करे, कोई भी डिटेल उसमें एंटर उस कंडीशन में नहीं करे जब क्या आ जाता है, क्रॉस, यानी कि आपकी सूचनाएं चोरी हो सकती है। उस समय प्रोटोकॉल पर एक रेड क्रॉस आता है जब आपकी सूचनाएं क्या हो, असुरक्षित हो। अब आपको उससे आगे की तरफ फॉरवर्ड कोई भी सूचना नहीं करनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिटेल नहीं डालनी होती है, ठीक है। तो पैडलॉक तो कब आता है, जब पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड हो, और यदि आप असुरक्षित वेबसाइट पर सर्फिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके क्या आ जाए, ये लाइन खींची भी आ जाए और HTTP लगा के क्या आ जाता है, क्रॉस आ जाता है। फिर देखो ई डिजाइनिंग, ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा डिजाइन का कार्य करना क्या कहलाता है, ई डिजाइनिंग। सिर्फ इस केड का नाम याद रख लेना, केड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये जो आर्किटेक्चर होते हैं जो बिल्डिंग के 3D मैप बनाते हैं, पूरा हूबहू अपने को मैप बनाकर दिखाते हैं, उसके लिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर काम में आता है वो कौन सा होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी आपको नहीं देखना है। फिर है ई लर्निंग। क्या है, ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करना क्या कहलाता है, ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ये सारे पढ़ा रखे हैं मैंने आपको, ऑडियो टेप, वीडियो, उपग्रह प्रसारण, इंटरेक्टिव टेलीविजन, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। ये बोर्ड आपका इंटरेक्टिव बोर्ड कहलाता है। कौन सा बोर्ड है ये, इंटरेक्टिव। इसके बाद में देखो केनेट और रोजनबर्ग दोनों फ्री बैठे थे, कोई काम था नहीं, लिखी, अपने को सिर्फ पढ़ लेनी है, याद नहीं रखनी। दोनों परिभाषाएं अपने को याद नहीं रखनी है, सिर्फ पढ़ लेनी है। केनेट ने क्या कहा है कि ई लर्निंग एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसकी रचना ई डिजिटल शिक्षण सामग्री, स्थानीय समुदाय, ट्विटर तथा वैश्विक समुदाय की सहायता व संपर्क द्वारा संयुक्त रूप से होती है। ऐसी शब्दावली और ऐसी भाषा है वो फ्री, एकदम फ्री माइंड बैठा रहे इनको आदमी, तभी उत्पन्न होती है। रोजनबर्ग, ई लर्निंग से तात्पर्य है इंटरनेट तकनीकों के ऐसे प्रयोग से हैं जिनसे विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुले हैं जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सके। याद नहीं रखनी, याद रखने के लिए अपने पास खूब सारी चीजें, ऐसी परिभाषाएं याद रखने के बजाय कम से कम कुछ जीके के और अधिक टॉपिक्स या आपके कोई फैक्ट है उनको रटा जाए ताकि आपके क्या हो, एग्जाम में काम आए। अभी मेरे संदर्भ में इन 5 क्वेश्चन के लिए कोई भी परिभाषा याद नहीं करनी, ठीक है।
ई लर्निंग की विधा, यानी कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है जिनके द्वारा अपन ई लर्निंग कर सकते हैं। तो एक तो होता है इसमें शुद्ध ऑनलाइन, प्योरली ऑनलाइन। इस विधा में अधिगमकर्ता कंप्यूटर के माध्यम से संचार कर अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है, यानी कि पूर्णतः किस पर आधारित हो, कंप्यूटर पर। दूसरा है समकालिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ई लर्निंग में से प्रश्न आया क्वेश्चन आपके, तो सर्वाधिक चांस इसके बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में ये शब्द नहीं लिखा हुआ आएगा, समकालिक लिखा हुआ, सिंक्रोनस लिखा हुआ आएगा। शब्द कौन सा आएगा, इंग्लिश वाला। कौन सा आएगा, इंग्लिश वाला। और क्या लिखा हुआ आएगा, सिंक्रोनस। और हिंदी में भी उसी पॉइंट में हिंदी में लिख दिया जाएगा, है ना। लेकिन प्योर हिंदी में ये समकालिक शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। अब क्या होता है, तो जो वर्तमान में अभी ये क्लास लाइव देख रहे हैं, तो ये कौन सी ई लर्निंग की विधा है, समकालिक या सिंक्रोनस है। यानी कि दोनों भौतिक रूप से, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों भौतिक रूप से तो क्या है, दूर दूर, लेकिन एक साथ एक ही समय में दोनों आपसी अनुक्रियाओं के द्वारा, अंतःक्रियाओं के द्वारा शिक्षण करने का कार्य कर रहे हैं। तो कौन सी विधा है, सिंक्रोनस। जैसे ये देखो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनके क्या आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। और दोनों भौतिक रूप से, शिक्षक और शिक्षार्थी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन आपसी अनुक्रियाएं एक साथ होती है। तो शिक्षक व अधिगमकर्ता भौतिक रूप से क्या होते हैं, लेकिन आईसीटी उपकरणों के द्वारा एक वास्तविक समय पर दोनों एक साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। जैसे उत्कर्ष ऐप पर लाइव क्लासेज, किसका उदाहरण है, सिंक्रोनस ई लर्निंग का। दूसरा होती है एसिंक्रोनस, यानी कि विषमकालिक। कौन सी है, विषमकालिक। रिकॉर्डेड क्लासेस देखना वापस, वो कौन सी विधा है, विषमकालिक। अब आप मान लो कि शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों भौतिक रूप से भी दूर दूर है, और दोनों वास्तविक समय में भी उनके बीच में कोई अंतःक्रियाएं नहीं होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे को एक साथ है वो नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, मान लो कि ये क्लास है, कोई शाम को रिकॉर्डेड वापस देखेगा, तो वो फिर कौन सी विधा के द्वारा पढ़ेगा, एसिंक्रोनस, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लासेज। एक होता है स्वाध्ययन, यदि आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ो लेकिन किसी शिक्षक की सहायता नहीं लेते हो, आप खुद ही अपनी अध्ययन करते हो, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित ई लर्निंग, ब्लेंडेड ई लर्निंग। क्या बोला जाता है, ब्लेंडेड। इसका मतलब होता है कि उपरोक्त विधाओं को आपस में, कभी रिकॉर्डेड क्लास देख ली, कभी लाइव क्लास देख ली, कभी आपने स्वाध्ययन कर लिया, वो सारी विधाएं हैं, वो फिर कौन सी हो जाएगी, मिश्रित। एक है वेब आधारित ई लर्निंग, पूरा का पूरा इंटरनेट द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हीं से स्टडी मटेरियल, विषय वस्तु प्राप्त करना और उन्हीं से ही पढ़ना। इसके अलावा किसी अन्य एप्लीकेशन का या किसी शिक्षक वगैरह का कोई सहारा नहीं लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करके पढ़ा जाए, तो वो कौन सी होती है, वेब आधारित ई लर्निंग। एक कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग, सीबीएल। क्या कहलाता है ये, सीबीएल, कंप्यूटर बेस्ड ई लर्निंग। आप अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ लिया आपने, शिक्षण विधियों में पढ़ लिया ना, अभिकर्मित अनुदेशन। तो अभिकर्मित अनुदेशन में अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है आपका रेखीय, एक होता है साखीय, एक होता है आपका अवरोही या मैथमेटिक्स, और एक होता है आपका कंप्यूटर आधारित सीबीएल। ये सीबीएल यानी कि कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग है, ये विधा किसके द्वारा दी गई थी, लॉरेंस स्टूलरो और डेनियल डेविस। दूसरा व्यक्ति कौन है साथ में, डेनियल डेविस। तो ये आपकी ई लर्निंग की विधा, यानी कि कंप्यूटर आधारित। इसमें शिक्षक और सबका काम कौन करता है, कंप्यूटर ही, यानी कि पूरा का पूरा सीखने सिखाने का कार्य किस पर आधारित होता है, कंप्यूटर पर ही आधारित होता है। इसको बोला जाता है सीबीएल, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। और इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, लॉरेंस स्टूलरो व डेनियल डेविस। फिर देखो ई लर्निंग के लाभ। ई लर्निंग के क्या लाभ होते हैं, छात्र स्वयं गति से सीख सकता है। वही अभिकर्मित अनुदेशन की जो आपने लाभ पढ़े होंगे उसमें पढ़ा होगा कि छात्र किससे सीख सकता है, स्वयं गति से सीख सकता है। सीखना आसान, सरल व मितव्ययी होता है। ठीक है, आपकी ऑनलाइन कोर्सेज की फीस कम होती है किसके बजाय, ऑफलाइन के बजाय। समय बंधन से मुक्त होकर बालक कभी भी सीख। डाल्टन पद्धति पढ़ी आपने, डाल्टन पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, पार्कर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा है ये, डाल्टन तो एक शहर का नाम है, डाल्टन तो क्या है, शहर का नाम। इसमें क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि मेरा तो सुबह सुबह ही आईसीटी पढ़ने का मूड नहीं होता है भाई साहब, मैं नहीं पढ़ सकता सुबह सुबह, मैं तो शाम को पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा, समय बंधन से मुक्त होकर शाम को आप आराम से, रिकॉर्डेड क्लास है वो बैठ के आराम से
देख सकते हैं, यानी कि कोई बंधन नहीं रहा। अब आप मान लो कि सुबह क्लास नहीं लेना चाहते तो भी आप शाम को आराम से रिकॉर्डेड क्लास है वो ले सकते हैं, यानी कि अब क्या हो गया, समय बंधन से मुक्त है। तो आपकी ई लर्निंग कौन सी पद्धति पर आधारित है, डाल्टन पद्धति। फिर है विश्वव्यापी सामग्री एक ही जगह बैठे प्राप्त हो जाती है, कहीं से भी कोई सा भी कंटेंट अपन प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। विषय वस्तु को एक्सेस को नियंत्रित किया, पासवर्ड लगाते हैं। अगर मान लो आपके पास पीडीएफ है कोई, है ना, कोई नोट्स की पीडीएफ है, तो आप उसके पासवर्ड लगाकर उसके एक्सेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एप्लीकेशन के भी अपने पासवर्ड लगते हैं, तो हर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। हानियां, शिक्षार्थी को कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी होना, अगर उसको आधारभूत कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कंप्यूटर साक्षर नहीं है, तो वो नहीं ये ई लर्निंग का लाभ नहीं ले सकता। इंटरनेट कनेक्शन व अन्य आईसीटी उपकरणों का सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए। कई बार मैसेज आता है सर साउंड नहीं आ रही है, सर वीडियो है वो सही प्लेबैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके इंटरनेट कनेक्शन क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है, तो उसकी वजह से फिर ये दिक्कतें आती है। तो इंटरनेट कनेक्शन व अन्य आईसीटी उपकरणों का सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए। फिर शिक्षार्थी का वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन, ये जरूरी होता है कि प्रत्येक बालक का यदि वास्तविक परिस्थितियों में मूल्यांकन नहीं होता है तो उसने जो अपन ने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो उनको किस सीमा तक प्राप्त किया, हम इसकी जांच ही नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता, आवश्यक वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता। ये आपकी यूनिट हो गई पूरी, थर्ड यूनिट। अब एक थोड़ा सा और ध्यान रखना, ये देखो अपन ने पढ़ा था ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट द्वारा बैंकिंग। लेकिन वर्तमान समय में अपन प्रयोग करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का। किसका प्रयोग करते हैं, क्या होता है ये, तो ये बैंकिंग बंधन से अपने को मुक्त रखता है। किससे मुक्त रखता है, इसका मतलब क्या है कि आप एसबीआई में आपका अकाउंट है, किसी दूसरे व्यक्ति का किसी अन्य, मान लो कि जैसे पीएनबी में अकाउंट है, तो दोनों अब आपस में क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले तो बैंक समान होना आवश्यक हुआ करता था, अपन जिस भी बैंक में जाते उसी बैंक से संबंधित कार्य होते थे, किसी दूसरे से संबंधित नहीं होते थे। अब अपने को उन बैंकिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है कि आपका खाता कौन सी बैंक में है, किस में है, अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, यूपीआई से। और इस यूपीआई ने क्या कर दिया है, सभी ब्रांचेज बैंकिंग इन सभी बंधनों से अपने को मुक्त करके पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा प्रदान की है। इस यूपीआई की फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब देखो गलती एग्जामिनर कहां पे करवाएगा आपसे, वो यूपीआई देके पहला शब्द देगा यूनिक, पहला कौन सा देगा, और वही गलत हो जाएगा अपने। यूनिक में यू का मतलब यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और अपने को एक विशिष्ट संख्या प्राप्त होती है, और इन विशिष्ट संख्या के आधार पर, यूपीआई नंबर के आधार पर अपन कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आईसीटी का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसलिए लगभग अपने को टाइम लगा है 18 घंटे, 18 या 18.5 घंटे अपने को पूरा कंप्लीट कोर्स करने में समय लगा है। अब जो ये कह रहे थे कि कोर्स कितने दिन में होगा, कब तक करवा दिया जाएगा, तो मैंने आपको 19 घंटे बताए थे, उससे कम समय में मैंने आपको ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अपने क्वेश्चन आएंगे टोटल 5। कितने क्वेश्चन है, 5। और मैंने शायद आपको अधिकतम पेज लिखवाए हैं 30। कितने पेज लिखवाए हैं, 30 अधिकतम है, काउंट कर लो बोले कितने होंगे, 30। अब यह एकमात्र ऐसा विषय है जो आपको लगभग 30 पेज में कितने क्वेश्चन देके जा रहा है, 5 क्वेश्चन देके जा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी, दिक्कत ये क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। इसमें अपन ने चीजों को बहुत अधिक विस्तृत और विश्लेषित नहीं पढ़ा है, अपन ने इसमें प्रयोग किया है संश्लेषण विधि का। हर जगह से अपन ने छोटे छोटे निष्कर्ष उठाए हैं जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो मैंने आपको इसको, हालांकि ये बहुत अधिक बिखरा हुआ सब्जेक्ट था, फिर भी मैंने आपको इसको संगठित करने का प्रयास किया, और सारे के सारे फैक्ट और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की वो संश्लेषित रूप में थी।
तो जितनी भी विषय सामग्री थी वो मैंने आपको एक इकट्ठे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब आप चाहो तो मैं 10-15 मिनट में आपको एक बार इसका पूर्ण वापस रिवीजन करवा देता हूं, ताकि एक बार आपको सारी चीजें हैं वो वापस माइंड में रिफ्रेश हो जाए। और अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाहते हो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। चलो फिर अपने कॉपी का पेज नंबर 1 ओपन करो। सबसे पहले पेज नंबर 1। पहले पेज पे सिर्फ अपन ने लिखा था आईसीटी का अर्थ। आईसीटी में आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। आई मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनाओं का व्यवस्थित रूप जो अपने को निष्कर्ष प्रदान करे। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी कि सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषण। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी अर्थात संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अर्थात आईसीटी उपकरणों व संसाधनों का एक ऐसा सेट है जो कि डिजिटल सामग्री को निर्मित, संग्रहित व संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था डिजिटल सामग्री। डिजिटल सामग्री का मतलब होता है कि आईसीटी उपकरणों के द्वारा किसी सामग्री को निर्मित किया जा सके, उस सामग्री को स्टोर किया जा सके, उसको रिट्राइव किया जा सके, फॉर्मेट किया जा सके, सेंड किया जा सके और रिसीव किया जा सके। उस सामग्री को किस नाम से जानते हैं? डिजिटल सामग्री के नाम से जानते हैं। आप अपनी कॉपी में देखते रहिएगा बस, है ना, साथ साथ में चलते रहिएगा। अब नहीं देखते रहिएगा। अरे कॉपी है आपके पास, लिखा हुआ है ना, तो क्या हुआ? इतनी चीजें। अरे रुको एक सेकंड, बस नहीं, देखो आप अपनी कॉपी खोल रखी आपने, चलो ठीक है देखते रहो, ठीक है। फिर अपन ने उसके बाद में आगे अपन ने पढ़ा था कि आईसीटी का इतिहास। सबसे पहले आईसीटी के इतिहास में अपन ने पढ़ा 1836 में सबसे पहले टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था सैमुअल मोर्स के द्वारा। 1843 में आविष्कार किया गया अपने पास फैक्स का अलेक्जेंडर बेन के द्वारा। 1876 किसका आविष्कार हुआ है? टेलीविजन का। किसके द्वारा? टेलीफोन का आविष्कार हुआ है किसके द्वारा? ग्राम बेल के द्वारा। 1896 में रेडियो का आविष्कार है किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा। 1945 में एनियाक का आविष्कार है जेपी एकर्ट और जॉन मोचेली के द्वारा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है वो 1997 में एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है डेनिस स्टीवेंसन। उसने यूके गवर्नमेंट को भेजी गई एक रिपोर्ट में सर्वप्रथम आईसीटी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आईसीटी। आईसीटी के 4 घटक होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा नेटवर्क व इंटरनेट और चौथा था अपने पास मानव संसाधन यानी कि ह्यूमनवेयर। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोग्रामर और दूसरा होता है एंड यूजर। उसके बाद में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इनपुट के रूप में वो डाटा हुए कमांड है उसको इनपुट दी जाती है, जिसको वापस प्रोसेसिंग करके वो जो प्राप्त रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट होते हैं आपके सूचना के रूप में। किसके रूप में होते हैं? सूचना के रूप में। अर्थात आउटपुट के रूप में कंप्यूटर अपने को क्या देता है? सूचना। अर्थात कंप्यूटर अव्यवस्थित आंकड़ों को किस में बदल देता है? व्यवस्थित आंकड़ों में। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सर्वप्रथम हार्डवेयर। हार्डवेयर में सबसे पहले पढ़ा था अपन ने इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में सबसे पहला था अपने पास कीबोर्ड, माउस। उसके बाद में जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर कोड, वेबकैम। इसके बाद में पढ़ा था अपन ने स्कैनर और डिजिटाइजर, है ना, और माइक्रोफोन। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो किस प्रकार की इकाई है? आपकी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार की है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। और इसमें अपन ने कहा था कि इसकी खोज है वो की थी क्रिस्टोफर लाथम-सोल्स के द्वारा। 104 बटन होते हैं और इसके अंदर अपना पहला बटन होता है वो होता है एस्केप की। सबसे महत्वपूर्ण बटन होता है वो आपका एंटर की। सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है? स्पेस बार। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे आपके कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी वो टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था माउस। माउस है वो किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? तो यह है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसकी खोज की थी डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा। और ये जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनपुट डिवाइस होती है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो माउस का अपने वर्गीकरण किया था 2 आधार पर। एक तो आधार था अपना
कनेक्टिविटी के आधार पर, दूसरा कार्य प्रणाली के आधार पर। कनेक्टिविटी के आधार पर फिर दो प्रकार के थे, एक तो वायर्ड दूसरा वायरलेस। वायर्ड दो प्रकार के थे, एक तो था PS2 और दूसरा USB। वायरलेस माउस है वो आपके किसके द्वारा कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट होता है। उसके बाद में अपन ने कहा था कि आपके कार्य प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के, एक तो मैकेनिकल और दूसरा ऑप्टिकल। वर्तमान समय में कौन सा सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, ऑप्टिकल माउस प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा था वो था आपके पास जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए। उसके बाद में ट्रैक बॉल, वो आपके रडार और सोनार सिस्टम में। फिर BCR, OCR, MICR, QR, ये सारे अपन ने अलग अलग प्रकार के इसके अंदर देखे थे। इन सब की फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है और सबके क्षेत्र याद ही रखने। उसके बाद में इसके अंदर क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को किस में बदल देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था माइक्रोफोन, साउंड इनपुट देने के लिए। डिजिटाइजर पढ़ा था अपन ने ड्राइंग के लिए। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट की थी आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली पढ़ी थी अपन ने मॉनिटर। कौन सी पढ़ी थी, मॉनिटर। मॉनिटर में अपन ने देखा था कि इसको क्या कहा जाता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पहला था CRT, दूसरा था LCD और तीसरा कौन सा था, LED। सर्वगुण संपन्न कौन सा था, अपने LED था। उसके बाद में अपन ने आगे की चर्चा की थी कि ये जो कोई भी मॉनिटर होता है उसमें जो पिक्चर आपको क्वालिटी दिखाई देती है वो दो कारकों पर, मुख्य रूप से कितने कारकों पर, दो पर। एक तो होता है पिक्सल, सबसे छोटी आधारभूत संरचना है जो कि वर्गाकार बिंदु होते हैं, क्या कहलाती है, पिक्सल। और कुल पिक्सल की संख्या क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, PPI, पिक्सल पर इंच, अर्थात 1 वर्ग इंच क्षेत्रफल में उपस्थित कुल पिक्सल की संख्या क्या कहलाती है, PPI। उसके बाद में अपन ने 2 नंबर पे पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंपैक्ट और दूसरा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा था, कैरेक्टर, और दूसरा कौन से थे, लाइन। कैरेक्टर अपने पास दो प्रकार के थे, एक तो DMP और दूसरा डेजीवेल प्रिंटर। उसके बाद में लाइन प्रिंटर पढ़े थे अपन ने, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। उसके बाद में अपन ने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पढ़े थे, एक तो थर्मल पढ़ा था, दूसरा लेजर पढ़ा था, और एक अपन ने पढ़ा था इंकजेट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि प्रिंटर है उसकी क्वालिटी तो डिपेंड करती है DPI, डॉट पर इंच, और जबकि क्वांटिटी है उसके लिए 3 मात्रक अपन ने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था कैरेक्टर पर सेकंड CPS, दूसरा पढ़ा था लाइन पर मिनट LPM, और तीसरा पढ़ा था पेज पर मिनट PPM। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्लॉटर। कौन सा पढ़ा था, प्लॉटर। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लॉटर का। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था प्रोजेक्टर। कौन सा पढ़ा था, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, जो भी मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट प्राप्त होता है उसको बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट की थी मेमोरी। कौन सी स्टार्ट की थी, मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी कितने प्रकार की, 2, एक रैम और दूसरी रोम। रैम कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक तो DRAM और दूसरी SRAM। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रोम। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, और ये इसके भी 3 रूप होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया था, एक तो किया गया था क्रमिक मेमोरी और दूसरी डायरेक्ट एक्सेस। क्रमिक मेमोरी को वह होती है जिसमें जिस क्रम में डाटा को राइट किया जाता है उसी क्रम में वापस ही रीड करना होता है। ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी में क्रमिक मेमोरी है, ये सबसे धीमी गति की मेमोरी होती है। 2 नंबर पे अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सेस, अर्थात जिस भी डाटा की आवश्यकता है उस पर डायरेक्ट अपन जंप लगा सकते हैं, इसलिए इसको जंप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये कितने प्रकार की पढ़ी थी अपन ने, 3 प्रकार की, एक तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी के 3 प्रकार अपन ने पढ़े थे, एक फ्लॉपी डिस्क, दूसरी जिप डिस्क, तीसरी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी ऑप्टिकल कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, CD, DVD, BRD और HVD। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, जैसे कि SSD। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, विद्युतीय परिपथों में विद्युतीय संकेतों के रूप में ही डाटा स्टोर होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मेमोरी के मात्रक। क्या पढ़े थे, मेमोरी के मात्रक। आपको मुख्य रूप से मात्रक याद रखने, पहले वाली 3 लाइन और एक लास्ट वाला। पहले वाली 3 लाइन में अपन ने पढ़ा था कि 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का मतलब है 1 बिट, 4 बिट होते हैं वो 1 निब्बल के बराबर, 2 निब्बल या 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट के बराबर। सबसे बड़ी मेमोरी है उसकी यूनिट होती है अपने पास जियोबाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है, जबकि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बाइट है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था CPU। CPU के टोटल कितने भाग, 3 भाग। एक तो होता है आपके पास ALU, CO और रजिस्टर। रजिस्टर है वो खुद CPU की स्वयं की मेमोरी होती है, और इसमें डाटा है वो कहां से आता है, प्राइमरी मेमोरी, रैम से। तो ध्यान रखना, रैम को भी ही CPU का भाग माना जाता है, अंग माना जाता है, लेकिन वास्तविक खुद की CPU की मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर। रजिस्टर में डाटा कहां से आता है,
रैम से। किससे आता है? रैम से। रैम से दिया गया डाटा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट कार्यों का विश्लेषण करता है, तार्थ डिकोड करने का कार्य करता है। और यदि आपके पास दी गई कमांड और डाटा है वो गणितीय गणना से या लॉजिकल आपके पास कैलकुलेशन से संबंधित है तो किसको भेज दिया जाता है? एएलयू को। एएलयू क्या करता है? गणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं संपन्न करता है। फिर अपन ने इसके बारे में आगे पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू को कार्यों को करने वाला एक ऐसा चिप जिसको मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। व्यक्तियों का नाम है, एक का तो टेडोप और दूसरा फेडेरिको के द्वारा इसको निर्मित किया गया। अब एक तो इंटेल और एएमडी आपकी क्या करती है? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल अर्थात निर्देश चक्र। निर्देश चक्र कितने स्टेप में पूरा होता है? 4 स्टेप में। पहला सबसे पहला होता है स्टोरेज से डाटा को फेच करना, फेच किया गया डाटा को डिकोड करना, डिकोड डाटा को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटेड डाटा को वापस स्टोरेज में भेज देना। इसी के आधार पर किसी भी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को निर्धारित किया जाता है। एक तो स्पीड होती है किसमें? हर्ट्ज में। वर्तमान में कौन सी स्पीड होती है? गीगाहर्ट्ज। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसकी कार्य दक्षता। कार्य दक्षता है वो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर की किस में मापते हैं? एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन साइकिल पर सेकंड। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर 2 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फिर 2 प्रकार के पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले डिस्क कंप्रेसर, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बैकअप सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए उपयोगी होते हैं? यूजर के लिए उपयोगी होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर अपन ने अलग अलग प्रकार के पढ़े थे, वर्ड प्रोसेसर, डाटा एनालाइजर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अपने फोटो एडिटर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डीटीपी सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। ये किसी कार्य की किसी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित होते हैं, जबकि कार्य की प्रकृति के आधार पर कौन से निर्मित होते हैं? सामान्य उद्देश्य। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट की थी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में सबसे पहले अपन ने कहा था कि आंतरिक संचार के दौरान सूचनाओं को संकेतों के रूप में बदला जाता है। संकेत 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड सिग्नल। ये जो संकेत सिग्नल आपके ट्रांसफर होंगे उनकी दिशा का निर्धारण किया जाता है चैनल के द्वारा। चैनल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुली डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स चैनल के एग्जांपल आपके रेडियो और टीवी। हाफ डुप्लेक्स के कौन कौन से होते हैं? वॉकी टॉकी। और फुली डुप्लेक्स के हो गया आपका जैसे मोबाइल। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में नेटवर्क यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। ये कितने प्रकार के नेटवर्क अपन ने देखे थे? तो 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहला आधार था भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर सबसे छोटा था पेन, पेन से बड़ा लेन, लेन से बड़ा कैन, कैन से बड़ा आपके पास मैन, और मैन सबसे बड़ा कौन सा था? वैन। उसके बाद में अपन ने वर्गीकरण किया था, वो किया था एक्सेस के आधार पर 3 प्रकार के, एक तो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। उसके बाद में किया था संप्रेषण माध्यम के आधार पर। संप्रेषण माध्यम के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो वाइड और दूसरा वायरलेस। वाइड मीडियम में अपन ने 3 प्रकार की केबल देखी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ओएफसी केबल। और अपन ने वायरलेस मीडियम में अपन ने देखी थी 4 प्रकार की वेब, एक तो इंफ्रारेड वेब, दूसरी माइक्रोवेव, तीसरी रेडियो वेब और चौथी स्पेस वेब। उपग्रह संचार के लिए कौन सी प्रयोग में ली जाती है? स्पेस वेब। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में सबसे पहले अपन ने टोपोलॉजी पढ़ी थी बस। बस के बाद में अपन ने 2 नंबर पे पढ़ी थी स्टार, तीसरे नंबर पे पढ़ी थी रिंग, फिर मेज, फिर ट्री और हाइब्रिड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहले पढ़ी थी मॉडेम। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करती है। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेज होती है। इसका मात्रक बिट पर सेकेंड, स्पीड का मात्रक क्या होता है? बिट पर सेकेंड। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था रिपीटर। क्या पढ़ा था? रिपीटर। किसी भी संचार के दौरान किसी भी माध्यम में कमजोर पड़ चुके सिग्नल्स को वापस किस में बदलता है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने का काम करता है। 2 प्रकार का होता है, एम्पलीफायर और डिजिटल सिग्नल जनरेटर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था हब। किसी नेटवर्क की सभी केबल्स जिस केंद्रीय बिंदु पर आकर मिलती है, उस केंद्रीय बिंदु पर सभी केबल्स को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? हब। 2 हब को आपस में कनेक्ट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? ब्रिज। ब्रिज से अधिक विकसित डिवाइस कौन सी होती है? राउटर। राउटर क्या करता है? प्राप्त सिग्नल को डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजता है। और राउटर से अधिक विकसित डिवाइस होती है गेटवे। 2 अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? आपकी गेटवे।
ठीक है। और सबसे अधिक विकसित कौन सी हो जाएगी इसमें फिर? गेटवे। उसके बाद में अगर आप आगे की बात करें तो अपन ने पढ़ा था इंटरनेट। सर्वप्रथम 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पानेट, जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग से संबंधित था, इसका निर्माण किया गया। 1986 में एनएसएफ नेट का निर्माण किया गया। दोनों नेटवर्कों को आपस में मिलाकर, अर्पानेट और एनएसएफ नेट को मिलाकर 1989 में इंटरनेशनल नेटवर्क का निर्माण किया गया, जिसे शॉर्ट में अपन इंटरनेट बोल देते हैं, जिसका जनक है वेंटे सर्फ। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को, और प्रथम आईएसपी कौन सी थी? VSNL। उसके बाद में पढ़ना पड़ा था इंटरनेट कनेक्ट करने के तरीके, अर्थात अपन दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क से किस किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका था डायल अप, दूसरे प्रकार के थे ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में एक था DSL, दूसरा केबल कनेक्शन, तीसरा OFC और चौथा BPL। उसके बाद में अपन ने तीसरा प्रकार का देखा था वायरलेस। वायरलेस में सबसे पहला देखा था वाईफाई। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडिलिटी, वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंट्रा ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। और तीसरा प्रकार देखा था लाइफाई, लाइट फिडिलिटी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या करता है? दो प्रकार के काम करता है। एक तो इंटरनेट पर संचार के लिए नियमों का निर्धारण, और दूसरा काम करता है शोध कार्य। नियमों के समूह को किस नाम से जानते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में पहला था TCP/IP, दूसरा आपके पास कौन सा था? UDP, तीसरा प्रकार का कौन सा था? FTP, और चौथा प्रकार का कौन सा था? ये अपन ने पढ़े थे प्रोटोकॉल। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? डोमेन। अपन ने डोमेन पढ़ा था कि किसी भी वेबसाइट के अंत में कुछ विस्तारक शब्द होते हैं, और इनके द्वारा उस वेबसाइट से संबंधित संस्थान या संगठन की कार्य पद्धति और लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। जो लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं उनको तो बोलते हैं CTLD, और जो कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं उनको क्या बोलते हैं? TLD। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था वेबसाइट। वेबसाइट पढ़ा था। वेबसाइट का मतलब होता है अपने पास एक समान प्रकृति की जानकारी से निहित वेब पेज का समूह क्या कहलाता है? वेबसाइट। फिर पढ़ा था अपन ने WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। सभी वेबसाइट्स को एक साथ स्टोर रखने के लिए जो आपके पास वैश्विक सूचना तंत्र है, उसी को क्या कहा जाता है? WWW। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब? 13 मार्च 1989 को। प्रथम वेबसाइट कौन सी थी इस पर? info.sun.ch। ये सर्वप्रथम कब इस पे स्टोर की गई थी? तो ये स्टोर की गई थी 20 दिसंबर 1990 को। और पब्लिक कब की गई? 6 अगस्त 1991 को। इसको दुनिया में सभी लोग देख सके इसके लिए पब्लिक किया गया था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? सर्वर। क्या पढ़ा था? सर्वर। अर्थात कंप्यूटर जो भी आपके पास क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वापस उसको रेस्पॉन्स किसके द्वारा दिया जाता है? सर्वर के द्वारा दिया जाता है। अर्थात अपन सूचनाएं जहां से भी प्राप्त करते हैं वो सूचनाएं कहां से अपने को प्राप्त होती है? सर्वर से। डार्क वेब में अपन सर्वर का पता नहीं लगा सकते। डार्क वेब में अपने सर्वर का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कुकी। क्या पढ़ा था? कुकी। किसी सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को भेजा गया एक छोटा मैसेज, जिसमें यूजर की पसंद नापसंद और उसकी वरीयताएं उसमें निहित होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था IP एड्रेस। IP एड्रेस किसी भी सर्वर से कनेक्टेड प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान संख्या होती है, उसी को क्या कहा जाता है? IP एड्रेस। दो प्रकार का मुख्य रूप से प्रयोग में लेते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 4 खंडों में होता है, 0 से 255 के बीच के अंक होते हैं। प्रत्येक खंड को अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सर्च इंजन। इंटरनेट पर यदि रेंडमली अपन कुछ भी खोजते हैं तो अपने को रिजल्ट उपलब्ध करवाने का कार्य किसका होता है? सर्च इंजन का होता है। मुख्य रूप से याद रखना बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी तो आपको सब पता है। और उसके अलावा आगे पढ़ा था अपन ने ईमेल। ईमेल में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना था, एक तो CC कार्बन कॉपी और दूसरा BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अलावा आपको याद रखना है स्पैम, अवांछनीय मेल। उसके बाद में अपने को याद रखना है जंक मेल, जो कि अपने यूजर के लिए क्या होते हैं? अनुपयोगी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, नहीं इसमें और प्रकार पढ़े थे, एक अनसेंड मेल है उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। और अपने रिसाइकल बिन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेस। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था MS आउटलुक, एक प्रकार का सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होता है जो कि MS ऑफिस सूट एप्लीकेशन का एक भाग होता है। ये अपने को ईमेल से संबंधित कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने वाला सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सामाजिक प्रभाव। सबसे पहले पढ़ी थी अपन ने गोपनीयता। फिर गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेशन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सत्यनिष्ठता, यानी कि भेजी जाने वाली सूचना का बीच में किसी भी प्रकार से कोई भी वांछनीय अवांछनीय तरीके से उसमें परिवर्तन नहीं हो, सूचना को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाए, तो ये क्या कहलाती है? सत्यनिष्ठता। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भेजी जाने वाली सूचना की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए उसको विशेष गुप्त कोड में बदल देते हैं। गुप्त कोड में बदलने की प्रोसेस इनक्रिप्शन और वापस मूल सूचना में बदलने की प्रोसेस डिक्रिप्शन कहलाती है। इसको अन्य नाम एनकोडिंग और डिकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था
स्पाईवेयर किसके लिए खतरा है? ये गोपनीयता के लिए। किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों पर अनुचित तरीके से या उसको बिना पता चले अनुचित तरीके से उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना क्या कहलाता है? निगरानी रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? पेगासस विवाद भी किससे संबंधित है? स्पाईवेयर से संबंधित है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इसमें रैनसमवेयर, यानी कि साइबर अटैक के दौरान कंप्यूटर की सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? रैनसमवेयर। उसके बाद में कौन सा पढ़ा था? फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी के द्वारा धन लूट लेना क्या कहलाता है? फिशिंग। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डार्क वेब, वह वेब का वह भाग जो सर्च इंजन के पहुंच से परे हो, क्या कहलाता है? डार्क वेब। और ये हमेशा ही आपके असामाजिक कार्यों के लिए, अनैतिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्लेगियरिज्म, साहित्य चोरी, यानी कि किसी लेखक की मूल कृति में से सूचनाओं को चुरा लेना और किसी ऑनलाइन उत्पाद को पूर्ण रूप से ही चोरी कर लेना क्या कहलाता है? पायरेसी। और बेची जाने वाली कॉपी क्या कहलाती है? पायरेट कॉपी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बौद्धिक संपदा का अधिकार, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब है? 1967। कब है? 1967। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका नाम क्या होता है? वर्ल्ड, विपो। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब है? 1967, 14 जुलाई 1967 है। अगर कोई डेट याद रखना चाहिए तो विशेष नहीं है। और भारत इसका सदस्य बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। वर्तमान में सदस्य कितने? 193। कितने? 193। यदि किसी ने करेक्शन नहीं किया तो एक बार वापस देख ले, 184 नहीं, अब वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? 193 सदस्य हो गए। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था 1995 की बात। 1995 में WTO के द्वारा एक संधि की गई जिसको क्या कहा गया? ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें कितने प्रकार के 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकार बताए गए। भारत में 8 अधिनियम पारित है जो कि भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित रखते हैं। सबसे पहला अधिकार कौन सा था? द कॉपीराइट एक्ट 1957, द पेटेंट एक्ट 1970, उसके बाद में जीआई टैग एक्ट 1999, उसके बाद में अपन ने देखा था ट्रेडमार्क एक्ट 1999, डिजाइन एक्ट 2000, उसके बाद में आईसी चिप डिजाइन लेआउट एक्ट 2000, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 और द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी सोशल साइट के बाद में अपन ने पढ़ा था मालवेयर दूषित प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया आईसीटी के अनुप्रयोग। ये बस इतना सा ही है। अपने को टाइम लगा है मात्र 14 मिनट, 42 पे स्टार्ट किया था लगभग शायद। रिवीजन में 15, 16, 18, 20 मिनट तो लास्ट है, इससे ज्यादा। तो इतना सा टॉपिक है, इतना सा टॉपिक है ना। अब देखो ये नहीं, देखो चलो मैं 2 मिनट आपसे संवाद कर लेता हूं। संवाद यह है कि एक तो आपको एग्जाम तक क्या करना है, रोज इनको जैसे अभी अपन ने पाठ किया वैसे इनका क्या कर देना है, एक बार पाठ कर लेना है ताकि चीजें आपको संगठित रूप से याद रहेगी। दूसरी बात, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, जब तक एग्जाम होती है तब तक अपने को किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य सूचनाओं पर ध्यान नहीं देना है। और तीसरी बात इन्होंने पूछा है कि रटने की टेक्निक बताओ, तो देखो ये रटने की टेक्निक नहीं है। मैं मैथ पढ़ाता हूं, पूरे क्वेश्चन लगभग मेरे को याद रहते हैं। मैंने कभी भी आज तक स्लाइड लेके कभी भी नहीं गया, नहीं कभी शीट लेके गया। पूरी कोई सी भी एक्सरसाइज, कोई सी भी प्रश्नावली किसी भी समय कभी खड़ा कर दो, पूरा एकदम सिस्टमेटिक दिमाग में वो स्टेप बाय स्टेप सेट है। दूसरा, मैं पूरी टीचिंग मेथड पढ़ाता हूं, कभी किसी भी प्रकार की कोई सहायक सामग्री नहीं होती है, नहीं मेरे मोबाइल में कभी भी इनसे संबंधित कोई सामग्री होती है ताकि मैं क्या कर लूं, इनको बीच में कभी पढ़ूं।
ये एक साधना होती है, और बार बार अगर चीज़ों का आप रिवीजन करते रहोगे तो ऑटोमेटिक क्या होती है, दिमाग में सेट। दूसरी, आपकी जो पढ़ने की टेक्निक्स हो सकती है वो थोड़ी सी हो सकता है आपके गलत हो। कैसे? अपन कॉपी लेके बैठते हैं, थोड़ी देर बाद में ऐसे करते करते उस कॉपी पे टिक जाते हैं, या फिर सोते रहते, सोते सोते कॉपी अपने मुंह पर अपन औंधे पड़े रहते हैं, सुबह उठते हैं तब अपने को कॉपी पता नहीं कहां पे मिलती है। तो ये तरीके नहीं, आपके पास रफ कॉपी एनी टाइम होनी चाहिए। रफ कॉपी क्या होनी चाहिए? हमेशा एक साथ। एक आपको विशेष तौर से और ध्यान रखना है कि आपके शॉर्ट नोट्स आपने कितने बना रखे हैं। ये जो मैंने अभी शॉर्ट में बातें बोली, यदि आप लिखना चाहो तो सिर्फ एक पेज भरेगा, और प्रत्येक बार देखो तब आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी चीज कि हाँ यहाँ पे ये, यहाँ पे। प्रत्येक सब्जेक्ट के यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो आपके पूरे ग्रेड 3 का पूरा सिलेबस आपके लास्ट 50 पेज में होगा। कितने पेज में होगा? और आप जब चाहो 3 घंटे में पूरे सिलेबस का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो जब भी अब आप वापस रिवीजन के तौर पर चीजों को पढ़ो तो बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, उनके बिल्कुल छोटी छोटी पर्चियां बनाते रहो, और जो चीज याद नहीं होती है उसको पर्ची बना के अलग से ऊपर वाली जेब में रखो। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे चाय पीने गए, फिर आपको याद आया अच्छा वो किसका नाम था, वो था स्टूलरो और डेविस, डेनियल डेविस, याद नहीं आया, तुरंत पर्ची निकाली, देखो एक बार वापस डाल लो, 3 बार में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। अपने को याद कब नहीं होता है? जब अपन मान लो मार्केट में घूम रहे हैं, अपने को तुरंत याद आए कि वो अपन ने रटने की कोशिश की थी, वो अपने को याद है नहीं हुआ, और उसके बाद तुरंत यदि अपने को पुनर्बलन के तौर पर वो वापस नहीं दिखा दी जाए तो वो मेमोरी से फिर लॉस्ट हो जाती है, वो मेमोरी से लॉस्ट। मान लो कि ये मेरे को मिले और ये कहा कि मेरा नाम सर मनोज कुमार है, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन बाद में वापस मिले, सर मेरे को पहचानते हो? मैं देखूंगा यार देखा तो है, कौन से बेच में देखा याद नहीं। बोले सर वो मनोज कुमार में आगे आगे बैठता था। अच्छा अच्छा ठीक, याद आया। 6 महीने बाद में वापस मिले तो कौन हो जाता है। ये एक जीवित आदमी अपना पूर्णतः फिजिकल अपीयरेंस रखता है, इनका भौतिक अस्तित्व है इस दुनिया में, उसको मैं भूले जा रहा हूं। तो जो अभौतिक चीजें हैं, कब के मारना कुंभा, कब के संगा कौन है, आंखों के सामने कुछ है ही नहीं, सारी अमूर्त संपत्तियां अपने लिए, कैसे समझ लेते हो कि हम याद कर लेते हैं? ऐसे नहीं होता है, इनको बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तभी याद रहेगी। अपन मूर्त वस्तुओं जो अपने सामने हैं उनको भी नहीं याद रख पाते, तो अमूर्त को तो ऐसे याद है। तो अपने पढ़ने का थोड़ा सा वो मैंने आपको बताया, शॉर्ट नोट्स बना के उस ट्रिक से ही आपको क्या करना है, सर्वाधिक पढ़ना, ठीक है। और इसके अलावा आपको एग्जाम तक किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अपन लेवल 2 वाले हैं, सारे के सारे लेवल 2 है। तो अपन पिछले 2018 से आप इस एक ही ध्यान की ओर केंद्रित हो। तो अब आने वाले समय में जो चंद समय आपके पास, चंद दिन बचे हैं, उन तक वापस आपको केंद्रित रहना है। एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर है कि मत उखाड़ो आंगन से यूं पौधे मायूस होकर, जिस आसमान से धूप बरसी है उसी से एक दिन बारिश होगी। तो जहां से अपने को परेशानियां मिली है ना, यही परेशानियां अपने को एक दिन सफलता दिला करे जाएगी। मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।